हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू EduHack। मैं हूं शुभम गुप्ता और आज हम साथ मिलकर समझने जा रहे हैं क्लास 9 सिविक्स का ये कमाल का चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। ये वन शॉट वीडियो है, वन स्टॉप सॉल्यूशन। आपको पूरा चैप्टर इस वीडियो में कवर करा दिया जाएगा। सिर्फ चैप्टर ही नहीं, साथ में कहां से कौन से फाइनल एग्जाम पर्सपेक्टिव से जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मैं आपको साथ साथ बताता चलूंगा। ठीक है, तो ये दिस इज द बेस्ट वीडियो। मेरी कोशिश रहेगी कि कम से कम समय में, क्योंकि फालतू टाइम हमें आपका वेस्ट नहीं कराना है, हमें चीजों का मर्म समझना है और उसके बाद आगे बढ़ते रहना है हमें। ठीक है, आप मेरा यकीन मानिए, अगर आप बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स में सिर्फ थ्योरी पढ़ते रहेंगे और कुछ महसूस नहीं कर पा रहे और कुछ याद नहीं कर पा रहे, तो सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा। अगर सिर्फ नाम जपते रहोगे किंतु स्मृति अंदर नहीं है, वो भाव नहीं है अंदर, तो नहीं है। जो भाव से 2 बार पुकारे और जो बिन भाव से राम 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 ऐसे ही कर रहा है, तो भाव से जो 2 बार पुकारे उसका वर्थ ज्यादा है। तो हम वैसे स्टूडेंट्स हैं, वी आर स्मार्ट स्टूडेंट्स। ठीक है, सो वेलकम टू कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। व्हाट आर वी गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर? हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं? देखिए, यहां पे बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 चीजें आपको इस चैप्टर में पढ़नी है। लेकिन इससे पहले कि मैं इस चैप्टर को आगे बढ़ाऊं, मैं आपको एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं क्लास 9 सिविक्स कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन के बारे में। देखिए, आप इस भ्रम से बाहर आ जाइए कि दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ दोस लेक्चर्स ऑन यूट्यूब वेयर द टीचर विल कम एंड गिव यू विल एक्सप्लेन यू, विल रीड अ पॉइंट इन इंग्लिश एंड देन एक्सप्लेन यू इन हिंदी। की टीचर यहाँ आके इंग्लिश में कुछ पढ़ेगा और हिंदी में फिर उसका अर्थ बताएगा। ऐसा यहाँ नहीं होता है। आप इस चीज को ठीक से समझिए साहब। जब तक आपको ये स्ट्रगल समझना होगा, आप इसके वर्थ को समझिए। आपको अगर इंटरेस्ट नहीं है तो भी पता होना चाहिए क्या कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना रहे, उसके बारे में है ही नहीं चैप्टर। वो तो सुपरफिशियल नॉलेज है। अंदर ने है, अंदर क्या है देखिए, इस पाठ का मर्म जानिए। मर्म पता होगा तो पाठ जीवन भर याद रहेगा। जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन चैप्टर है, इसका मर्म यहां पर यह है कि किसी भी देश को अगर आपको चलाना है, घर में भी कॉन्स्टिट्यूशन होता है। बोलोगे सर हमारे घर में तो कोई लिखित कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। कुछ सेट ऑफ लॉज घर में भी होते हैं कि यार आप मतलब अभी आप छोटे हो तो ऐसा नहीं है कि आप दोस्तों के साथ नाइट आउट जाओगे, दोस्त के घर पे रात भर रुक जाओ। बहुत रेयरली मम्मी पापा परमिशन देते हैं, नहीं तो परमिशन नहीं होती। आप रात को 9-10 बजे घर पे आओगे तो कोई भी पूछेगा, डांटेगा, अलाउड नहीं है। शाम को अगर 4-5 बजे खेलने जाते हो तो 7-7:30 बजे तक टच होना है आपको घर पे। तो ये आपके घर के भी कुछ सेट ऑफ रूल्स है। आप इस चीज को ठीक से समझिए। जब भी आपको खुश रखना है किसी को भी, चाहे वो परिवार के लोग हो या देश के लोग हो, आपको सेट ऑफ रूल्स हमेशा चाहिए। ये चैप्टर आपको एक कहानी से ये समझाने की कोशिश करेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए, क्यों कॉन्स्टिट्यूशन का महत्व है। आपको ये साउथ अफ्रीका लेकर जाएंगे, दक्षिण अफ्रीका में, जिनके ऊपर भी उन्होंने ही हुकूमत की, जिन्होंने भारत के ऊपर हुकूमत की, ब्रिटिशर्स ने। उन्होंने हमें कॉलोनी बनाया, उन्होंने साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, बहुत लोगों को कॉलोनी बनाया था। आप साउथ अफ्रीका की कहानी से समझेंगे कि एक ऐसा देश जिसमें रहने वाले लोगों का इतना खराब पास्ट था, वो कैसे आज साथ में आए हैं और कंधे से कंधा मिलाकर के आगे बढ़ रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन इज वन ऑफ दोस चैप्टर्स जिसमें थ्योरी थोड़ी है, पर कुछ स्पेसिफिक, कुछ फिक्स्ड क्वेश्चन आते हैं कि ये वो आपसे पूछते हैं, वो मैं आपको चैप्टर के साथ बताता चलूंगा। एक और इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि अगर इस प्रेजेंटेशन का लुफ्त आप उठाना चाहते हैं, ये प्रेजेंटेशन चाहते हैं कि इसमें जो मैं लिखता हूं और ये पूरी की पूरी पीपीटी आपको मिल जाए, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगी जिसमें EduHack के सारे टीचर्स के टेलीग्राम चैनल्स होंगे। वहां पे अगर आपको सही लगे तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाकर के ये इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। अपडेटेड सेशंस और क्विजेस वगैरह का भी बेनिफिट वहां आपको मिल सकता है। एनीवेज, व्हाट आर वी गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर? डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका। कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बना साउथ अफ्रीका में? साउथ अफ्रीका में डेमोक्रेसी आने से पहले क्या सिस्टम था? अपार्थाइड थोड़ा मोड़ा आपने यहां वहां सुना होगा। वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? क्यों हमें संविधान चाहिए? ताकि सब लोग खुश रह सके। ये भाषण वाला आंसर है। सच में संविधान क्यों चाहिए? सच में संविधान हमें चाहिए कि हम एक सभ्यता बना सके। देखो, अच्छे इंसान अच्छा एजुकेशन बना देगा। अच्छा एजुकेशन, जैसे मुझे अच्छी एजुकेशन मिली, आपको अच्छा एजुकेशन मिले, वो अच्छा इंसान बना देंगे। लेकिन अच्छा समाज अगर आपको बनाना है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन से बनता है। इनफैक्ट इस बात को भी आप ठीक से समझिए, आपके देश का संविधान वैसा ही बनेगा जैसे आपके देश के लोग होंगे। आपके देश का संविधान वैसा ही बनेगा जैसे आपके देश के लोग होंगे।
किसी भी देश के लोगों की सोच कैसी है तो उस देश का संविधान देख लो। फॉर एग्जाम्पल, कोई देश है जहां पे सिर्फ चोरी चोर भरे हैं, या कोई ऐसा देश है जहां पे सिर्फ भिखमंगे सिर्फ मांगना जानते हैं। आपके पड़ोस में एक देश है सिर्फ मांगना जानते हैं, अब मान के चलिए, तो उनका संविधान भी वैसा ही होगा कि हाँ बदल दो, क्या दिक्कत है। कोई देश ऐसा है जो सिर्फ चोरों से भरा हुआ है, सिर्फ चोर लोगों का देश है, तो वहां पे तो चोरी को मतलब वो यही बोलेंगे कि हाँ ये कोई बुरी चीज नहीं है, चोरी के ऊपर कोई मतलब उतना कोई लॉ नहीं बना होगा। ऐसा तो नहीं होगा कि कोई चोरी करेगा तो फांसी पे टांग देंगे, अरे तो आधा देश नहीं टंग जाएगा ना, तो नहीं करेंगे। तो आपको अगर कोई देश देखना है तो उसके संविधान को देखिए। आप साउथ अफ्रीका के इतिहास को थोड़ा सा देखेंगे और उससे सीख करके साउथ अफ्रीका ने क्या किया वो आप देखेंगे। व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन टू बिल्ड अ सिविलाइजेशन, ठीक है। मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अब आपको बताएंगे कॉन्स्टिट्यूशन क्यों जरूरी है, बता चुके हैं। भारत का संविधान किस तरीके से बना, और लास्ट की तरफ वो आपको बताते हैं गाइडिंग वैल्यूज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहां पे आपका तारुफ कराया जाएगा प्रियम्बल से। प्रियम्बल होता है फर्स्ट पेज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत का जो संविधान है, वो जो किताब है बहुत मोटी किताब है, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा संविधान है ना, लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का है। उस लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट पेज जो है वो प्रियम्बल है, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्क्राइब किया गया है। उसमें जो 5 इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है वो आप देखेंगे। तो बेसिकली ये 4 चीजें आप इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। ये 4 ब्रॉड चीजें हैं, ठीक है। इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन एक बन जाता है इसके ऊपर, व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये मैं आपको बताता रहूंगा और हम कोशिश करते रहेंगे कि क्लास में ही हम आंसर्स याद करें। डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका, ठीक है। देखिए यहां पे आप बात कर रहे हैं नेल्सन मंडेला जी की, बहुत फेमस आइकॉन थे। इन्होंने अपने जिंदगी के कई दशक मतलब दसियों साल इन्होंने जेल में बिता दिए, और उसके बाद इन्होंने बोला कि यार देखो मैं अपना जीवन अपने देश को समर्पित कर चुका, मैं जीऊं या मरूं। अरे जो व्यक्ति अरे वो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। मेरी कोई अभिलाषाएं नहीं है कि मुझे मेरी एक गाड़ी होनी चाहिए, मुझे अच्छे होटल में खाना खाना है, मेरी एक मतलब अच्छा मेरा घर होना चाहिए, मेरी अच्छी प्रॉपर्टी पैसा, उनके जीवन में कोई आशा ही नहीं थी। नेल्सन मंडेला का नाम इतने इज्जत से इतने फक्र से इसलिए लिया जाता है कि नेल्सन मंडेला वो व्यक्ति थे जिनका मानना था कि मेरे लिए मेरा देश ही सब कुछ है, मैं तो जीवन समर्पित कर चुका हूं, जो समर्पित किया जा चुका है उसके बारे में क्या सोचना। जो पुष्प आप भगवान के चरणों में डाल देते हैं अब वो उनके चरणों में चला गया, अब आप उसके बारे में कुछ नहीं करते। इन्होंने अपना जीवन देश के लिए समर्पित कर दिया, ठीक है। और यहां पे इनका एक कोट है, इसको हम जरूर पढ़ेंगे। ये नेल्सन मंडेला जी हैं, ये सबसे पहले साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट बने। In 1964, Nelson Mandela was tried for opposing the apartheid regime and was sentenced to lifetime imprisonment. 1964 में देखिए भारत को आजादी मिल गई थी 1947 में। 15 अगस्त 1947 में भारत इंडिपेंडेंट हो गया, ठीक है, इंडिपेंडेंस हमें मिल गई। साउथ अफ्रीका को हमसे बहुत साल बाद यानी कि 1964 में हमारे आजाद होने के बाद भी इनका फ्रीडम स्ट्रगल चल ही रहा है। हमारे आजाद होने के बाद अपार्थाइड रजीम क्या था मैं आपको बताऊंगा। भेदभाव किया जाता था चमड़े के रंग के आधार पे, उसको रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, रेस मतलब वो भागने वाली रेस नहीं है, इस चैप्टर में RACE रेस जहां पे कहा गया यानी कि चमड़े के रंग का बात हो रहा है। एक काली चमड़ी वाले यहां कैसे है हमारे के भगाओ, ये गोरी चमड़ी वाले हम तो यहीं बैठेंगे, समझ रहे हो। सो दिस वाज द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन द कलर ऑफ द स्किन। तो वो जो डिस्क्रिमिनेशन पूरा सिस्टम बनाया गया था, उस डिस्क्रिमिनेशन का सोचो, डिस्क्रिमिनेशन का भी सिस्टम बनाया जाता है, वो सिस्टम का नाम अपार्थाइड था। तो कहते हैं अपार्थाइड रजीम थी, ठीक है। इसके खिलाफ की जो स्किन कलर के बेस पे जो डिस्क्रिमिनेशन का बकायदा सिस्टम बना दिया गया, इस बस स्टॉप पे आपको बस नहीं मिलेगी, अरे मेरा एक पेशेंट है, नहीं ये एम्बुलेंस में नहीं जाने देंगे, क्यों, ये व्हाइट्स का एम्बुलेंस है, वो ब्लैक्स का एम्बुलेंस आएगा तो पेशेंट मर जाए, ये एम्बुलेंस में नहीं, ये बस तो सिर्फ व्हाइट्स के लिए बस है, ये व्हाइट्स की एरिया है, इस बीच पे दिस बीच इज ब्लैक फ्री, इस बीच पे काले लोग नहीं आ सकते। अरे सत्य घटना बता रहा हूं आपको। तो ये सब जो पूरा सिस्टम ऑफ डिस्क्रिमिनेशन था, ऐसा नहीं है कि डिस्क्रिमिनेशन छुप छुपा के कहीं समाज में हो रहा है, खुलेआम। दिस वाज एन एंटायर सिस्टम ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। इसी को अपार्थाइड कहा जाता था, इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, पर आप समझिए इसी को अपार्थाइड कहा जाता था। और इसी के खिलाफ जब नेल्सन मंडेला ने अपोज किया था तो 1964 में इनको लाइफ टाइम उम्र कैद की सजा दे दी गई, लाइफ टाइम इंप्रिजनमेंट।
28 साल। एक ऐसा व्यक्ति जिसने सोचा था यार 28 साल आप मान के चलिए कुछ महसूस कर रही है, अरे इधर ध्यान दो, 28 साल यानी कि मतलब जवानी समर्पित तो हो गई। मैं बोला ना, आप कल्पना कीजिए एक ऐसे व्यक्ति की जिन्होंने ये सोचा कि मेरे लिए तो मेरे जीवन में कुछ बचा ही नहीं है, किंतु हां, जब तक जीवित हूं अपने देश की भलाई के लिए अगर मैं एक तिनका भी उठा सकूं तो मैं करूंगा। जेल के अंदर से जेलरों को जो मैं बोल सकूं मैं बोलूंगा। नेल्सन मंडेला इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ मैन हू नेवर गिव अप होप, जिन्होंने उम्मीद कभी नहीं छोड़ी। एक फिल्म आप सबको जरूर देखनी चाहिए, द शॉशैंक रिडेम्पशन करके। खैर, ये नेल्सन मंडेला के बारे में है, ठीक है। अब आपको भावना याद है इनके जीवन की, अब आप इस व्यक्ति को कभी नहीं भूलेंगे। 1964 1964 डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, 1964 को अपार्थाइड के खिलाफ ये विद्रोह कर रहे थे, उस चक्कर में इनको 28 साल की जेल हुई क्या? नहीं, जेल में ही 28 साल रहे, इनको सजा लाइफ टाइम, उम्र कैद, लाइफ टाइम इंप्रिजनमेंट की 1964 में इनको सजा दे दी गई थी। What was apartheid system? अब वो अपार्थाइड सिस्टम क्या था जिसका नेल्सन मंडेला विरोध कर रहे थे, वो उसका आंसर मैं थोड़ा सा आपको दे चुका हूं। अब टेक्स्ट बुक में किस तरीके से उसका आंसर लिखा है देखिए, आप समझिए। व्हाइट्स वो हुकूमत करेंगे ब्लैक्स के ऊपर और कलर्ड के ऊपर। देखिए, हम जो भारतीय लोग हैं इनको कलर्ड कहा जाता है। हिंदुस्तान में भी आप हिमाचल प्रदेश चले जाइए, इनफैक्ट कहीं पर भी चले जाए, अक्सर हिंदुस्तान में जो हिमालय के राज्य हैं वहां पे लोग बहुत ज्यादा गोरे होते हैं, ठीक है। तो वो लोग बच जाएंगे, वो व्हाइट्स में आएंगे। लेकिन जैसे हम लोग हैं, जैसे मैं हूं, मैं गोरा नहीं हूं, ठीक है। ये थोड़ा पाउडर टीम लगा देती है, पर मैं गोरा नहीं हूं, ठीक है। ये नॉर्मल स्किन है, ठीक है, ब्राउन स्किन है। तो जो ब्राउन स्किन वाले हैं, अब जो ब्राउन स्किन वाले हैं वो ना तो व्हाइट्स में आएंगे ना ब्लैक्स में आएंगे, तो ऐसे लोगों को कलर्ड कहा जाने लगा, जो प्रॉपर व्हाइट भी नहीं है और प्रॉपर ब्लैक भी नहीं है और बीच में कहीं है। तो व्हाइट्स जो है ये सिर्फ ब्लैक्स के ऊपर नहीं, कलर्ड के ऊपर भी हुकूमत करते थे। आपने अक्सर वो किस्सा सुना होगा कि गांधी जी के साथ एक बार ये घटना हुई थी कि वो साउथ अफ्रीका में गए थे। ऐसा नहीं था कि बिना टिकट के, साउथ अफ्रीका में फर्स्ट क्लास का बकायदा टिकट कटा करके चढ़े थे। ऐसा नहीं था कि मतलब सेकंड क्लास का टिकट था, गलती से फर्स्ट क्लास में ट्रेन छूटने वाली थी, नहीं। अब फर्स्ट क्लास का टिकट कैसे मिल गया, बच्चे पूछते, पता नहीं। यही तो विडंबना है साहब, पैसा दिया उनको, टिकट मिल गया, फर्स्ट क्लास का टिकट लेके बैठे थे, एक व्यक्ति आया, बोला अरे ये तो बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है कलर, ये तुम ऐसे कैसे, यू डोंट डिजर्व टू सिट इन द फर्स्ट क्लास, है ना। उनको फिर ट्रेन से उतरवा दिया गया। तो हमारे भारतीय लोग भी अगर तब होते तो हमारे साथ भी डिस्क्रिमिनेशन होता, क्योंकि अपार्थाइड सिस्टम क्या कहता था कि व्हाइट्स आर सुपीरियर, है ना, एंड दे रूल्ड ओवर ब्लैक्स एज वेल एज कलर्ड पीपल। ऑलराइट, ये अपार्थाइड सिस्टम का इस डायग्राम से आप बेसिक आइडिया समझ सकते हैं। व्हाइट कलर जो है सबसे सुप्रीम है और उसके नीचे जो ब्लैक्स और जो बाकी कलर वाले हैं वो सबसे नीचे है, ठीक है। अपार्थाइड सिस्टम और क्या था? फॉरबिडन फ्रॉम लिविंग। देखिए, अपार्थाइड वाज अ सिस्टम, इस चीज पे आप ध्यान दीजिएगा, ये कोई नियम नहीं था, पूरा एक सिस्टम था, वो बताएंगे। ब्लैक्स वेर फॉरबिडन, स्पेशली ब्लैक्स के लिए, क्योंकि अफ्रीका में जो कलर्ड लोग हैं, कलर्ड लोगों की संख्या कम थी, ब्लैक्स की संख्या काफी ज्यादा थी, तो सबसे ज्यादा ऑपरेशन इन्हीं लोगों ने झेला है। फॉरबिडन फ्रॉम लिविंग इन व्हाइट एरियाज, जो बड़े बड़े पॉश इलाके थे, यहां पे सिर्फ अब व्हाइट लोग रहेंगे, गोरी चमड़ी वाले, काली चमड़ी वाले नहीं रह सकते। मैरिज और रिलेशनशिप अलाउड नहीं है व्हाइट और ब्लैक विमेन और मेन का। कुड वर्क इन व्हाइट एरियाज ओनली इफ दे हैड अ परमिट। अगर कोई काम करने हो, कोई कॉर्पोरेट का काम नहीं कराते थे, ये साफ कर दो वो साफ कर दो, कोई काम करने के लिए अगर ब्लैक्स को व्हाइट्स की एरिया में भेजा जाता था तो भी परमिट के साथ, ठीक है, बिना परमिट के नहीं जा सकते। पब्लिक प्लेसेस वर सेपरेटेड फॉर व्हाइट्स एंड ब्लैक्स। अरे पब्लिक टॉयलेट तक, मैंने आपको बस स्टॉप का एग्जाम्पल दिया था, एम्बुलेंस का एग्जाम्पल दिया था, इवन पब्लिक टॉयलेट में भी आप देखोगे कि उन्होंने बोला था कि नहीं नहीं ये व्हाइट्स का टॉयलेट है, ब्लैक का। हर पब्लिक प्लेस को भी इन्होंने अलग कर दिया था। कैनॉट विजिट द चर्चेस where the whites worship, भगवान को भी बांट दिया। कैनॉट फॉर्म एसोसिएशंस और प्रोटेस्ट अगेंस्ट द सिस्टम। ब्लैक्स या कलर्ड, पर्टिकुलरली ब्लैक्स जो है, अदर देन व्हाइट स्किन जो भी लोग हैं, वो कोई एसोसिएशन नहीं बना सकते, यानी कि कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बना सकते, तो उनका राजनीति में उनका कोई से ही नहीं होगा, है ना। वो कोई एसोसिएशन, कोई अपना छोटा सा वर्कर्स यूनियन वगैरह भी कुछ नहीं बना सकते, सब गैर कानूनी है, ठीक है। क्यों? क्योंकि सिर्फ उनकी चमड़ी का रंग वो है, ठीक है। वो व्यक्ति कैसा है इस बारे में बात ही नहीं की जा रही, वो बात तभी की जाएगी जब आपके चमड़े का रंग सफेद हो, आप समझ रहे हैं।
तो दिस वाज द अपार्थाइड सिस्टम, ठीक है। अपार्थाइड सिस्टम के ऊपर आपके स्कूल में क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट वाज द अपार्थाइड सिस्टम? अपार्थाइड वाज अ सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। अरे बोलो, अपार्थाइड वाज अ सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन व्हिच वाज प्रेवलेंट इन साउथ अफ्रीका। अरे क्या जापान में हो रहा था क्या अपार्थाइड? नहीं, भारत में भी नहीं हो रहा था। देखो, हमारे यहां कास्टिज्म हुआ है, जातिवाद हुई है, वो भी दुर्भाग्यवश हुई है। आप मुझे एक बात बताओ, जब राम जी से ये बात पूछा गया, सत्य घटना है साहब, मानस में भी इसका वर्णन होगा, मैंने मानस पढ़ी नहीं है पर अपने गुरुदेव से सुना था, उन्होंने एक बार बताया था कि राम जी से जब पूछा गया था कि आपके कितने भाई हैं, तो बताते हैं अयोध्या से निकला तो 3 थे, अयोध्या से निकला तो 3 थे, केवट से मिला तो 4 हो गए, विभीषण से मिला तो 5 हो गए। अब आप दिल पे हाथ रख के एक बात बताओ, ये बात कोई ऐसा व्यक्ति कह सकता है क्या जो जातिवाद में विश्वास रखता हो? अरे आप समझ रहे हो? अनफॉर्चुनेट है, कोई आपसे कहे भारत में जातिवाद हुआ है, मना मत करना, हाँ सत्य है, हुआ है, किंतु ये आपके देश की संस्कृति नहीं थी साहब, ठीक है। जहां पे अरे सूरदास जी क्या कोई बहुत बड़े ब्राह्मण थे? अरे ये कल्चर ही नहीं था। जब आप पुस्तकालय जला दोगे, गुरुकुल बंद करवा दोगे, तो पीढ़ी को तो शिक्षा मिलेगी ही नहीं। तो वो चीजों को जब अपने तरीके से इंटरप्रेट करेंगे तो जबरदस्त संभावना है कि गलत इंटरप्रेट करेंगे। एनीवेज, लेडीज एंड जेंटलमैन, अपार्थाइड वाज अ सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन प्रेवलेंट इन साउथ अफ्रीका, ठीक है ना। उसके हिसाब से क्या किया? अरे कुछ भी नहीं, ब्लैक्स में एरियाज वे डिवाइडेड इनटू सेपरेट एरियाज फॉर ब्लैक्स एंड व्हाइट्स। Blacks could not go into the white areas. If they had to go for work, they needed to have special work permits. Even public places, churches, everything was separated for both blacks and whites, ठीक है। Whites were considered to be superior than the blacks and the colored people, है ना। This entire system was known as the apartheid system. ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है, ये अपार्थाइड सिस्टम था। अलग अलग चर्च भी थे, अलग अलग एरियाज थे। कुछ दृश्य जो है मैं चाहूंगा कि आप वो देखें, ठीक है। द डिस्क्रिमिनेशन वॉज एनकरेज बाय द गवर्नमेंट। हाँ, एक चीज जो है, इमेजेस में आपको बाद में दिखाऊंगा, एक चीज जो आपको अपार्थाइड सिस्टम में जब ये क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, तो जरूर लिखना है कि दिस डिस्क्रिमिनेशन वॉज एनकरेज बाय द गवर्नमेंट। कि देखिए, एक होता है कि सरकार मतलब पीठ पीछे सपोर्ट कर रही है ये सब, यहां पे ऐसा नहीं था, सरकार ही करा रही है, सरकार ही ऐसे पोस्टर्स छपवाती है। देखो, नेटिव्स, इंडियंस, कलर्स, इफ यू एंटर दीज प्रीमाइसेस एज नाइट यू विल बी लिस्टेड मिसिंग, आर्म्ड गार्ड्स शूट, आपको गोली मार दिया जाए, शूट एट साइट हो सकता है, आप यहां मत आइए, यू हैव बीन वार्न्ड, हमने आपको चेतावनी दे दी है। आपको अस्पताल जाना है, हाँ नहीं, कौन से अस्पताल? नहीं, कोई भी चलेगा, कोई भी नहीं होता साहब। आप गोरे हैं, यूरोपियन ओरिजिन के, तो इस तरफ जाइएगा। अगर आप नॉन यूरोपियन हैं, जो टूटा हुआ थोड़ा सा बोर्ड दिख रहा है, हाँ, तो इस तरफ जाइएगा। कोई भी अस्पताल नहीं जा सकते, आप समझ रहे हो? इस लेवल का डिस्क्रिमिनेशन। ये कॉमेडी लग रही होगी आपको सुनने में, पर ये सच में साउथ अफ्रीका का इतिहास है, ठीक है, और यूरोप का भी। सो यूरोपियन हॉस्पिटल इस तरफ है, नॉन यूरोपियन हॉस्पिटल इस तरफ है, ये अपार्थाइड का एग्जाम्पल है। सो अपार्थाइड की आप जरूर लिखिएगा, इट वाज अ सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन प्रेवलेंट इन साउथ अफ्रीका। एक चीज जरूर लिखना, द बिगेस्ट थिंग अबाउट अपार्थाइड वाज दैट दिस डिस्क्रिमिनेशन वाज एनकरेज्ड बाय द गवर्नमेंट। इट वाज एनकरेज्ड बाय द गवर्नमेंट या इट वाज सपोर्टेड बाय द गवर्नमेंट, ये चीज आप लिख सकते हैं, ठीक है। दिस वाज आइदर यू राइट दैट दिस वाज एनकरेज्ड, और यू कैन ऑल्सो राइट दैट इट वाज सपोर्टेड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। उस वक्त की जो गवर्नमेंट थी वो बढ़ चढ़ के सपोर्ट करती थी। ऑलराइट, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यस, रोल ऑफ अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, इसको डायरेक्ट एक क्वेश्चन के फॉर्म में लिख लीजिए, हो सकता है कि वो आपसे सवाल कहीं पूछ ले, ठीक है। रोल ऑफ अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, क्वेश्चन लिख लीजिएगा, व्हाट वाज द रोल ऑफ अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस इन अफ्रीकन इंडिपेंडेंस? क्या व्हाट वाज द रोल ऑफ अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस इन अफ्रीकन इंडिपेंडेंस? देखिए, अब जैसे भारत में इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, आज उसके लीडर एक है ना, मैं नाम भूल गया उनका, पर हाल ही में चेंज हुए थे उनके लीडर, हाल ही में इन द सेंस कुछ समय पहले, ठीक है। आपको क्या याद रखना है, जैसे भारत में कांग्रेस पार्टी सबसे पुरानी है, वहां पे अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी सबसे पुरानी है, ठीक है। उसका क्या रोल था अफ्रीका की इंडिपेंडेंस में? ये एक डायरेक्ट 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जामिनेशन में या यूनिट टेस्ट में पूछा जा सकता है, ठीक है।
व्हाट वाज द रोल ऑफ अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस? देखिए, इसको एएनसी कहा जाता था, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस का शॉर्ट फॉर्म। द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस वाज द अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन दैट लेड द स्ट्रगल अगेंस्ट द पॉलिसीज ऑफ सेग्रीगेशन, है ना। देखिए, यहां पे एक और क्वेश्चन जो है जो आपसे पूछ सकते हैं कि सेग्रीगेशन क्या होता है, ठीक है। व्हाट वाज द पॉलिसी ऑफ सेग्रीगेशन, या व्हाट डू यू मीन बाय सेग्रीगेशन? व्हाट डू यू मीन बाय सेग्रीगेशन? देखिए, ये जो है इसी को सेग्रीगेशन कहते हैं। सेग्रीगेट करना यानी कि अलग अलग कर देना। आप यूरोपियन अस्पताल इस तरफ है, नॉन यूरोपियन अस्पताल इस तरफ है, दिस इज कॉल्ड सेग्रीगेशन। अपार्थाइड का ही एक पार्ट था सेग्रीगेशन। क्या कह रहे हैं वो? अपार्थाइड का एक पार्ट था। देखिए, अपार्थाइड सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था, ठीक है। अपार्थाइड क्या था? अपार्थाइड वाज अ सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है ना। इट वॉज प्रेवेलेंट इन साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में ये प्रेवेलेंट था। इतना ही नहीं, वो आपको ये भी बताते हैं कि दिस अपार्थाइड इट वाज अ सिस्टम विच वाज फुली एनकरेज्ड और सपोर्टेड, फुली एनकरेज्ड और सपोर्टेड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। ये अपार्थाइड था। अपार्थाइड का ही एक पार्ट है छोटा सा, क्या? अपार्थाइड का ही एक छोटा सा पार्ट है जिसको कहते हैं सेग्रीगेशन। जब आप सब चीजें अलग कर सकते हो कि व्हाइट्स के लिए चर्च ये है, ब्लैक्स के लिए और कलर्ड के लिए चर्च दूसरा है, व्हाइट्स के लिए पब्लिक प्लेसेस अलग हैं, बस स्टॉप्स अलग हैं, पब्लिक रेस्टरूम्स अलग हैं, ब्लैक्स के लिए अलग हैं, इसको सेग्रीगेशन कहा जाता है। तो अपार्थाइड के अंदर ही सेग्रीगेशन आता था। अगर वो पूछते हैं सेग्रीगेशन क्या है तो आप बोल देना इट वाज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ अपार्थाइड, है ना। और अपार्थाइड का ही आंसर आप सेग्रीगेशन में भी लिख सकते हैं, ठीक है। व्हाट वाज अपार्थाइड एंड हाउ व्हाट वाज सेग्रीगेशन, या हाउ डिड अपार्थाइड फॉलोड द पॉलिसी ऑफ सेग्रीगेशन? सो अपार्थाइड सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था, साउथ अफ्रीका में था, प्रेवेलेंट अच्छा नहीं लग रहा तो विच वाज प्रेजेंट एट वन टाइम इन साउथ अफ्रीका, ऐसे लिख लेना, प्रेजेंट इन साउथ अफ्रीका। इट वाज अ सिस्टम विच वाज फुली एनकरेज, फुली सपोर्टेड, इट वाज फुली बैक्ड बाय द गवर्नमेंट, जैसी आपकी इच्छा हो, मर्म वही होना चाहिए। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का सिस्टम था, इट वाज फुली बैक्ड बाय द साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट एट दैट टाइम। साउथ अफ्रीका में सिस्टम था, इसके तहत सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन यानी कि चीजें बांट दी गई थी, ये संसाधन सिर्फ व्हाइट्स के लिए हैं और ये ब्लैक्स के लिए हैं, उसी को सेग्रीगेशन कहा जाता था, ठीक है। खैर, सो अफ्रीकन नेशनल, एक और क्वेश्चन जो हम डिस्कस कर रहे थे इससे पहले, अगेन कमिंग बैक टू दैट, व्हाट वाज द रोल ऑफ अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस इन द अफ्रीकन इंडिपेंडेंस? इन अफ्रीकन इंडिपेंडेंस अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस का क्या रोल था? तो ये अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन थी। इस ऑर्गेनाइजेशन की छत्र छाया में ही, जैसे छाता की छत्र छाया में हम होते हैं बारिश के दौरान, वैसे अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस की छत्र छाया में ही अफ्रीका की इंडिपेंडेंस के लिए, किससे इंडिपेंडेंस? हम पे जो हुकूमत कर रहे थे वो उन पे भी कर रहे थे, तो ब्रिटिश से इंडिपेंडेंस के लिए जितने भी अब आंदोलन वगैरह तो हर गुलाम देश में होते हैं, तो जितने भी मूवमेंट्स हो रहे थे वो सब अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस की छत्र छाया में हो रहे थे, यानी कि उन्हीं के नाम के अंडर हो रहे थे। सो इट वाज एन अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, दैट लेड द स्ट्रगल अगेंस्ट द साउथ अफ्रीकन इंडिपेंडेंस। देखिए, एक गलती जो बहुत सारे कहते हैं स्टूडेंट्स, वो लिख देते हैं अफ्रीकन इंडिपेंडेंस। पूरे अफ्रीका पूरा एक कॉन्टिनेंट है ना। यहाँ पे अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस इसका नाम है। लोग बोलते हैं सर साउथ अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस नाम क्यों नहीं है? वो नहीं है क्योंकि साउथ अफ्रीका ही तब एकमात्र इंपॉर्टेंट कंट्री था अफ्रीका में। आपको क्या याद रखना है, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस अफ्रीका की आजादी के लिए अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन था क्या? नहीं, साउथ अफ्रीका की आजादी के लिए अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन था। देखिए, अफ्रीका एक पूरा कॉन्टिनेंट है, उसमें नाइजर वगैरह बहुत सारे देश आते हैं, और साउथ अफ्रीका एक छोटा सा कंट्री है जहां से नेल्सन मंडेला है और जिसकी कथा आप यहां पे पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो साउथ अफ्रीका के इंडिपेंडेंस के लिए जितनी भी प्रोटेस्ट कैंपेन्स, रैलीज हुई, इट ऑल हैपेंड अंडर द अम्ब्रेला ऑफ द एएनसी, अंडर द अम्ब्रेला ऑफ द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। ऑलराइट, मार्चेस एंड प्रोटेस्ट वे लॉन्च, जैसा सब जगह होता है। डिस्पाइट of opposition from natives and other countries, the white racist government continued to rule by detaining, torturing and killing thousands of blacks and colored people. जो भी विरोध करता था, ये गोरे लोग, ये जो ब्रिटिशर्स थे, बाकी यूरोपियन लोग भी इनको बोलते थे अरे कुछ तो शर्म करो, हम भी गोरे हैं लेकिन हम भी ऐसा नहीं करते थे, लेकिन अंग्रेज शर्माते नहीं थे।
है ना, बोलते थे हमको तो यही अच्छा लगता है। प्लस जो ब्लैक्स अगर अपने बारे में कुछ बात कर रहे हैं तो मतलब दे यूज्ड टू डिटेन देम, है ना, मतलब सजा वगैरह देते थे, अरेस्ट कर लेते थे वो सब। तो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस का रोल क्या था, ठीक है, वो आपको बता रहे हैं। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने स्ट्रगल किया इनिशियली। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, एक तो याद रखना, इट वाज द लार्जेस्ट पार्टी, है ना, इन अफ्रीका, इन साउथ अफ्रीका, ठीक है। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस लेड द फ्रीडम स्ट्रगल फॉर साउथ अफ्रीका अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, ठीक है। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस वाज द अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन अंडर विच ऑल ऑफ साउथ अफ्रीका's freedom struggles, freedom protests and movements happened. बस इतना ही लिखना, ठीक है। बस as protests and struggled against apartheid had increased, the government realized that they could no longer keep the blacks under their rule through repression. अब आपको स्टोरी आगे ये बताती है कि देखो शुरू में तो जो ब्रिटिशर्स की सरकार थी उन्होंने बहुत दबाया, हम नहीं देंगे, हम नहीं देंगे, ऐसा कैसे हो सकता है, काले गोरे समान कैसे हो सकते हैं, अरे आंखों से तुमको डिफरेंस नहीं दिख रहा है क्या, हाउ इज इट पॉसिबल। पहले उन्होंने बहुत दबाया, बहुत सारे, नेल्सन मंडेला को जीवन भर के लिए जेल में ठूस दिया, लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट, उम्र कैद, बहुत सारे ब्लैक लीडर्स को टॉर्चर किया, जेल में डाला, मारा पीटा। जब कुछ भी नहीं हुआ, ऐसे भी ब्लैक्स की पॉपुलेशन ज्यादा थी, किस किस को जेल में डालोगे, तो उनको फाइनली लगा कि यार अब ये बात, मतलब अब लाठी से बात नहीं हो सकती, अब, है ना, लेट अस कम टू अ सेटलमेंट। तो बाद में गोरों को थोड़ी अकल आई, ठीक है, एंड वो समझ गए कि दे कुड नॉट कीप द ब्लैक्स अंडर द रूल थ्रू रिप्रेशन। जबरदस्ती रिप्रेस करके, दबा करके रखोगे तो ब्लैक्स को अपने रूल के अंडर आप नहीं रख सकते, ये खत्म होगा कभी ना कभी। देखो कोई भी इंसान जब कोई बुरा काम करता है ना, तो उसको सबकॉन्शियसली कहीं ना कहीं पता होता है कि वो जो कर रहा है वो बुरा है, पर वो सोचता है जब तक कर सकता हूं कर लेता हूं ना। आप जैसे किसी बस में चढ़ते हो, आप रोज मानो, उदाहरण के तौर पे, एग्जाम्पल कंसिडर करो, फॉर एग्जाम्पल आपके घर से स्कूल तक आप एक गवर्नमेंट बस से जाते हो, वो बस नहीं कि जिसकी महीने की फीस दे दी और वो ले जाएगी, एक सरकारी बस है, आपके घर के पास एक बस स्टॉप है, अब वहां से बस पकड़ते हो और जहां आपका स्कूल है उसके पास एक बस स्टॉप है, वहां आप उतर जाते हो, ठीक है। वो समय चला गया जब विद्यार्थी बहुत संघर्ष किया करते थे, आज भी करते हैं लेकिन धीरे धीरे वो समय जा रहा है। खैर, इसको मैं संघर्ष नहीं कहूंगा, जीवन अलग मजेदार तरीके से जीते थे, गाड़ी में, बस में या ऑटो में बैठ करके गए, बैठ करके आ गए। खैर, तो एग्जाम्पल के तौर पे आपके घर के पास एक बस स्टॉप है, वहां से आप, है ना, एक सरकारी बस में चढ़ते हैं, 10 रुपए का टिकट कटाते हैं और स्कूल के पास वाले बस स्टॉप में उतर जाते हैं। ऐसा आप रोज करते हैं। एक हफ्ते में ऐसा क्या हुआ, एक हफ्ते में ऐसा हुआ कि बस का कंडक्टर भी अब रोज उसी बस में टिकट काटता है, आप भी रोज उसी बस से ट्रैवल करते हैं, तो आप दोनों की अच्छी खासी जान पहचान हो गई। अब ऐसा समय आ गया कि मतलब आप जो है, मतलब वो आपसे टिकट के लिए पूछते भी नहीं है, ठीक है, मतलब कि मतलब हाँ, मतलब टिकट जरूरत नहीं है, मतलब ठीक है, कभी कभी पूछ लेते हैं या कभी कभी नहीं भी पूछते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि अब आप गए एक दिन और, ठीक है, उन्होंने टिकट के लिए नहीं पूछा, आपने भी नहीं बोला कि अच्छा है नहीं पूछ रहा है, मेरे 10 रुपए बच गए। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, वो पूछ नहीं पा रहे हैं, है ना, वो पूछ नहीं रहे हैं। अब आप उस चीज का नाजायज फायदा उठाओगे। अब कहीं ना कहीं देखो, पता तो आपको भी है कि है तो गलत है ना, इतना नहीं करना चाहिए, लेकिन अंदर से क्या आता है, शायद जरूरत नहीं होगी, ऐसे भी 10 रुपए से थोड़ी ना, आपका मन देखो कैसे कैसे आपको लॉजिक देता है कि 10 रुपए से थोड़ी ना, मतलब कोई बहुत बड़ा, कोई बस का बहुत भला हो जाएगा, 10 रुपए से तो आधा का आधा लीटर भी पेट्रोल नहीं आएगा, समझ रहे हो, करने देते हैं ना। अच्छा, जब तक चल रहा है चलने देते हैं, बाद में बंद कर दूंगा। वैसे ये भी वही सोच रहे थे, आप वैसा सोचेंगे नहीं पर कोई ऐसा सोच सकता है, वैसे ये भी वही सोच रहे थे कि जब तक चल रहा है चलने दो ना। जब तक हम ब्लैक्स को ऑप्रेस करके, सप्रेस करके, एक ही मतलब है, ऑप्रेस सप्रेस रिप्रेस एक ही भाई बहन है, जब तक उनको सप्रेस करके, रिप्रेस करके, दबा करके रख सकते हैं, रखने दो। जब बाद में एक पॉइंट ऐसा आया कि अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस एक बड़ा पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन बन गया, उसकी छत्र छाया के अंडर बहुत सारे प्रोटेस्ट होने लगे, ठीक है। नेल्सन मंडेला एक बड़े लीडर थे अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के, ठीक है। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जो है मतलब अफ्रीका की, साउथ अफ्रीका की इंडिपेंडेंस के लिए बहुत सारे मूवमेंट्स, प्रोटेस्ट और रैलीज उन्होंने की, उसके अंडर काफी रैलीज, मूवमेंट्स, प्रोटेस्ट हुए। तो उनको लगा कि अब ज्यादा देर इनको नहीं कंट्रोल में रखा जा सकता, ठीक है। किनको, व्हाइट्स को ये बात समझ में आ गई, दे रियलाइज्ड, है ना, व्हाट whites, they realized that they could no longer keep the blacks under their rule through repression.
तो उन्होंने क्या किया, इम्पैक्ट उसका, व्हाइट रेजिम चेंज्ड इट्स पॉलिसी, उन्होंने बोला ठीक है हम अपनी पॉलिसी बदल देते हैं। डिस्क्रिमिनेटरी लॉज वे रिपील्ड, वो पहले जो भेदभाव होता था, नहीं नहीं तुम मतलब तुम्हारा अस्पताल यहाँ नहीं है, तुम्हारा अस्पताल यहाँ है, हमारा अस्पताल यहाँ है, वो सब डिस्क्रिमिनेटरी लॉज जो है, तुम काले हो तो तुम इस शहर में क्या इस कस्बे में तुम नहीं आ सकते, तुम नहीं आ सकते यहाँ पे, तुम्हारे पास परमिट होगा काम का तो आ सकते हो, नहीं तो गोली मार देंगे, वो सब ये डिस्क्रिमिनेटरी लॉज हटा दिए। बैन ऑन पॉलिटिकल पार्टीज एंड रेस्ट्रिक्शंस ऑन मीडिया वर लिफ्टेड, पहले ब्लैक्स की पॉलिटिकल पार्टीज पे बैन लगाया गया था, तो सर अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के ऊपर बैन था, बिल्कुल बैन था, वो गैर कानूनी तरीके से ऑपरेट करती थी, लेकिन अब वो बैन हटा दिया गया पॉलिटिकल पार्टीज पे, और मीडिया को भी फ्री कर दिया गया सेंसरशिप से। आफ्टर 28 years of imprisonment, नेल्सन मंडेला वॉकड आउट ऑफ द जेल एज अ फ्री मैन, और जब ये सब हो गया तब तक नेल्सन मंडेला 28 साल पहले जेल में डाला था, तब तक 28 साल हो चुके थे, और फाइनली जब ये सब व्हाइट गवर्नमेंट को लग गया कि अब हम देखो ज्यादा इनको नहीं दबा पाएंगे, एक काम करो दे दो फ्रीडम, जब तक अपन को पहले से पता था कि हम गलत कर रहे हैं, जब तक चल रहा था हम चला रहे थे, अब आगे नहीं चलेगा, तो वो मान गए, सारे डिस्क्रिमिनेटरी लॉज हटा दिए, और जब इतना सारा बदलाव आ गया तो ब्लैक प्रिजनर्स को छोड़ दिया होगा जिनको ऐसे ही मतलब अपनी आवाज उठाने के लिए जेल में डाला था। नेल्सन मंडेला इस दिन से 28 साल पहले जेल में गए थे, और 28 साल तक वो व्यक्ति जेल में रहा, पता नहीं उन्हें भी शायद उम्मीद होगी या नहीं होगी बाहर आने की, बट अंदर ये उम्मीद थी कि मुझे कुछ ऐसा करना है कि मेरा देश साउथ अफ्रीका आजाद हो। एनीवेज 28 साल बाद वो एज अ फ्री मैन जेल से बाहर आए। द अपार्थाइड गवर्नमेंट केम टू एन एंड, पेविंग वे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ मल्टी रेशियल गवर्नमेंट। देखिए अगर आपने साउथ अफ्रीका की क्रिकेट टीम कभी देखी हो, तो साउथ अफ्रीका की क्रिकेट टीम में आपको बहुत गोरे खिलाड़ी भी दिखाई देंगे और कुछ बहुत काले खिलाड़ी भी दिखाई देंगे, कुछ बीच में भी दिखाई देंगे, बट इट विल बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाइट्स एंड ब्लैक्स। देखिए भारत में क्या हुआ कि भारत पे भी ब्रिटिशर्स ने हुकूमत की, पर वो इंडिया में आके बसे नहीं, क्योंकि यहाँ पे ट्रॉपिकल क्लाइमेट था। साउथ अफ्रीका में क्योंकि क्लाइमेट बहुत था, और साउथ अफ्रीका में इनफैक्ट भारत के जैसा, देखिए भारत के लोगों ने ब्रिटिश कल्चर को अडॉप्ट नहीं किया। आज हम अमेरिका की फिल्में देख करके, हॉलीवुड की फिल्में देख करके हॉलीवुड के कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं, पर उस वक्त हमने ब्रिटेन के कल्चर को अडॉप्ट नहीं किया था। पर साउथ अफ्रीका के लोग ब्रिटेन के कल्चर को अडॉप्ट करने लगे, वहां पे बहुत सारे चर्चेस खुलने लगे, बहुत सारी चीजें हुई, तो ब्रिटेन को लगा कि ब्रिटेन के लोगों को, ब्रिटिश लोगों को हमारा कल्चर भी यहाँ पे लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, यहाँ का टेम्परेचर क्लाइमेट वगैरह भी बहुत अच्छा है, तो बहुत सारे व्हाइट फैमिलीज यहीं पे आके बस गई। क्यों? साउथ अफ्रीका में जमीन बहुत थी, गोल्ड की माइंस बहुत थी, आप बस एक गोरे इंसान है, कोई जमीन आपको अगर दे दी जाए, आपका सौभाग्य, उसमें गोल्ड की माइन हो गई, आप रातों रात मिलियनियर बिलियनियर तो ज्यादा हो जाएगा, रातों रात आप मिलियनियर बन सकते हैं, ठीक है, करोड़पति आप बन सकते हैं। तो काफी व्हाइट फैमिलीज बस गई थी वहां पे, जो एकदम व्हाइट्स थी, नेटिव ब्लैक्स भी थे, तो सब लोगों ने साथ मिलकर के एक मल्टी रेशियल गवर्नमेंट बनाई यहाँ पे। ये सब किसकी वजह से हुआ? अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस की स्ट्रगल की वजह से हुआ, ठीक है। फिर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, इनका था कि यार अब गवर्नमेंट बनाई है हमने मल्टी रेशियल, रेस यानी कि चमड़े का रंग, मल्टी रेशियल, मल्टीपल चमड़े के रंग वाले लोगों के साथ इन्होंने गवर्नमेंट बनाई, और फिर इन्होंने सोचा कि अब सरकार बनाई है तो कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका 1996 थी, कि साउथ अफ्रीका को मतलब बहुत हाल ही में आजादी मिली है ना, मतलब 2000 से कुछ समय पहले ही आजादी मिली है, ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं हुआ इनको आजाद हुए। अब फीचर्स क्या थे साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन के? साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन पे दर्शन कीजिए, उसका उस पर नजर डालते हैं। ऑन 26 अप्रैल 1944, क्या ऑन 26 अप्रैल 1944 नहीं, माफ कीजिए 1994, ऑन 26 अप्रैल 1994 साउथ अफ्रीका वाज फ्री फ्रॉम अपार्थाइड सिस्टम, पेविंग वे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ मल्टीरेशियल गवर्नमेंट, जो आपने पहले पढ़ा। नेल्सन मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। 28 साल बाद नेल्सन मंडेला जेल से बाहर आए, कब? 1994 को, ठीक है, कब? 26 अप्रैल, ठीक है, 26 अप्रैल 1994 को नेल्सन मंडेला बाहर आए। इसको मैं ठीक से नहीं लिख पा रहा हूं, 26 अप्रैल 1994 को नेल्सन मंडेला बाहर आए, ठीक है, और वो मतलब तभी मतलब बन गए वो, जैसे वो जेल से बाहर आए उसके कुछ समय में ही बिकेम द फर्स्ट ब्लैक साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट, ठीक है, ब्लैक हटा देना, फर्स्ट साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला बने। आफ्टर द इमर्जेंस ऑफ द डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका, ब्लैक लीडर्स अपील टू फेलो ब्लैक्स, ठीक है,
क्या हुआ जब ये सब हो गया, वाइट्स मान गए कि चलो सब लोग साथ में रहते हैं। अब ये डर था कि जो अत्याचार पहले किया है लोग उसका बदला ना ले ले। और देखो बदला, आप बोलोगे सर बदला लेना चाहिए, देखो बदले की भावना से ना देश का भविष्य बर्बाद हो जाएगा, अंत में रहना तो सबको साथ में ही है। और किस किस की गलतियों के लिए तुम किन किन को दोष दोगे, कितनी पीढ़ियों को दोष दोगे। तो इसलिए जो बहुत सारे ब्लैक लीडर्स थे, नेल्सन मंडेला जैसे, उन्होंने देखो अपने लोगों से कहा कि मैं जानता हूं, मैं भी ब्लैक हूं, मैंने भी देखा है, 28 साल में जेल में रहा, बहुत सारे ब्लैक लीडर्स जेल में रहे थे, उन्होंने बहुत कुछ बताया कि देखो हमारे ऊपर ऑपरेशन हुआ है, पर देखिए हम अतीत नहीं बदल सकते किंतु भविष्य बदल सकते हैं अगर वर्तमान बदले तो। और वर्तमान में हम में से किसी भी ब्लैक को घृणा की या फिर नफरत की भावना, हेट्रेड की भावना व्हाइट्स के प्रति नहीं रखनी है। अगर आज हम ये भावना रखते हैं तो कल को हम दोनों को देश में साथ में ही रहना है, कल फिर कोई गृह युद्ध हो जाएगा, सिविल वॉर, वो सही नहीं है। तो इन्होंने अर्ज किया बहुत सारे ब्लैक लीडर्स ने ब्लैक्स को कि वो फीलिंग ऑफ हेट्रेड वगैरह जो पास्ट में उनके साथ ऑपरेशन हुआ उसको माफ कर दे, ठीक है। They said, let us build a new South Africa based on equality of all races and men and women, on democratic values, social justice and human rights। ठीक है, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका जो बना था ना, उसकी कथा आप समझिए। देखिए अफ्रीका में सबसे पहले एक लीडर हुआ करते थे, नेल्सन मंडेला करके। उन्होंने है ना 1964 में मेरे ख्याल से उन्होंने कुछ कह दिया था, उन्होंने कुछ ऐसे एक्शंस लिए अफ्रीका में अपार्थाइड के खिलाफ, सरकार को पसंद नहीं आया, लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट डाल दिया सरकार ने उनको। अब सरकार ने लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट डाल दिया, उसके बाद हमने एक अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के बारे में पढ़ा। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस का क्या रोल था साउथ अफ्रीका के इंडिपेंडेंस में। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस बिगेस्ट पॉलिटिकल एंटिटी थी। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस एक अम्ब्रेला थी जिसके अंडर बहुत सारे पॉलिटिकल मूवमेंट्स, अरे जो शब्द मन में आया, रैली, कैंपेन, प्रोटेस्ट, ये सब हो रहे थे साउथ अफ्रीका की इंडिपेंडेंस के लिए, ठीक है। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस लीड कर रही थी साउथ अफ्रीका के इंडिपेंडेंस के चार्ज को। अल्टीमेटली ब्लैक्स ने, ये अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के एफर्ट्स का ही नतीजा है कि अल्टीमेटली ब्लैक्स ने नहीं, सॉरी व्हाइट्स ने, अल्टीमेटली व्हाइट्स ने रियलाइज किया कि अब हम ब्लैक्स को ज्यादा रिप्रेस करके, ज्यादा डोमिनेट करके नहीं रख सकते हैं। सो दे अग्रीड टू अबॉलिश अपार्थाइड, ठीक है, ये व्हाइट्स मान गए। इसके बाद सब लोग साथ में आए, ब्लैक्स और व्हाइट्स दोनों, एक मल्टी रेशियल गवर्नमेंट बनी। अब गवर्नमेंट बनाया तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। उससे पहले जो ब्लैक लीडर्स थे उन सबने अपनी कम्युनिटी के लोगों को कहा कि हमारे साथ जो पूर्व में अत्याचार हुए हैं, ठीक है, हम ऐसा नहीं कहेंगे कि हम उसके बारे में बात ना करें, हम बात करेंगे पर हम नफरत नहीं रखेंगे व्हाइट्स के बारे में, उसे भूलने की कोशिश कीजिए आप, ठीक है। तो ये उन्होंने कहा बेसिकली, ठीक है। आफ्टर 2 years ऑफ, और फिर उनका विजन था कि एक नया साउथ अफ्रीका बनाओ जिसमें इक्वालिटी होगी, ठीक है, ऑफ ऑल रेसेस, कोई भी चमड़े का रंग हो, आपको समान मतलब अधिकार दिए जाएंगे, डेमोक्रेटिक वैल्यूज होंगे, सोशल जस्टिस एंड ह्यूमन राइट्स, ये सारी चीजें होंगी। ये सब याद रखना है क्या, सोचो साउथ अफ्रीका, कोई भी देश अगर अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाता है तो क्या चाहता है कॉन्स्टिट्यूशन में, इक्वालिटी हो, यस, इक्वालिटी अमंग ऑल द रेसेस, है ना, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, हर टर्म्स में इक्वालिटी हो, डेमोक्रेटिक राइट्स हो, और नहीं याद आ रहा सर, चलेगा, 2 याद आ गए, इक्वालिटी, डेमोक्रेटिक राइट्स, है ना। सर वो डेमोक्रेटिक वैल्यूज लिखा है, अरे तुम्हारी मैडम को सब थोड़ी पता है, तुम डेमोक्रेटिक राइट्स लिखो, चलेगा। ह्यूमन राइट्स यहाँ पे होंगे, ठीक है, इक्वालिटी, डेमोक्रेटिक राइट्स, सॉरी डेमोक्रेटिक वैल्यूज, ह्यूमन राइट्स, ये सब अपने संविधान में वो लाना चाहते थे। बेसिकली उनका मानना था कि जो हो गया उसे भूल जाओ और एक नया साउथ अफ्रीका बनाते हैं जिसको अतीत के दुख का नहीं पर भविष्य के सुख का एहसास होगा, ठीक है। आफ्टर 2 years ऑफ डिस्कशन, कितना, 2 साल उनको लगा डिस्कस करने के लिए, ठीक है। आफ्टर 2 years ऑफ डिस्कशन एंड डिबेट, दे केम आउट विद वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशंस द वर्ल्ड हैज एवर हैड। दिस कॉन्स्टिट्यूशन गिव टू इट्स सिटीजंस द मोस्ट एक्सटेंसिव राइट्स अवेलेबल इन कंट्री। गुड। और क्या मतलब हो सकता है एक्सटेंसिव का, और मतलब होता है एक्सटेंसिव का कि मतलब जैसे काफी डिटेल में उन्होंने, जो साउथ अफ्रीका के लोगों ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है लिखा, तो काफी डिटेल में था और काफी स्ट्रॉन्ग लॉज, काफी सारे लॉज। सर क्या मतलब है एक्सटेंसिव का, काफी सारे लॉज, काफी डिटेल लॉज, काफी स्ट्रॉन्ग लॉज, आप 3 अलग अलग चीजें बता रहे हैं, इन तीनों से ही एक्सटेंसिव वर्ड मिलता है। देखिए एक्सटेंसिव का अगर एक ही मीनिंग आपको चाहिए तो इन डिटेल, जब कानून बहुत डिटेल में लिखा जाए, जैसे भारत जितना बड़ा संविधान नहीं है इनका, लेकिन इनका संविधान भी एक्सटेंसिव यानी एक्सटेंसिव राइट्स दिए, यानी कि इन डिटेल राइट्स दिए हैं एकदम स्पष्टता से, तो इनका कॉन्स्टिट्यूशन काफी मजबूत है, आप कह सकते हो, एक्सटेंसिव राइट्स इन्होंने अपने सिटीजन्स को दिए। ऑलराइट,
यस, आगे बढ़ते हैं अब। यहां पे एक कोट है जो आपको पढ़ना चाहिए। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका स्पीक्स ऑफ बोथ द पास्ट एंड द फ्यूचर। ऑन वन हैंड इट इज अ सोलेम पैक्ट इन विच वी एज साउथ अफ्रीकन्स डिक्लेयर्ड एट वन, ये उनके कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रो है एक तरीके से, ठीक है। हाँ, we shall never permit a repetition of a racist, brutal and repressive past, but it is more than it. It is also a charter for the transformation of a country into one which is truly shared by all its people, a country which in the fullest, last line, a country which in the fullest sense belongs to all of us, black, white, women and men. देखिए, साउथ अफ्रीका ने कभी भी ये नहीं कहा कि जो हमारा अतीत है हम उसको भूल जाए, नहीं। देखिए, वी मस्ट फॉरगेट, सॉरी माफ कीजिए, वी मस्ट फॉरगिव बट नॉट फॉरगेट। क्षमा कर देना एक बात है, आप क्षमा कर दीजिए, किंतु भूलिए मत। अगर अपने अतीत को भूल जाओगे तो फिर तुमसे वही होगा। जो देश अपने अतीत की गलतियों से नहीं सीखते, वो वर्तमान में और भविष्य में वही गलती दोबारा करते हैं। सो यू मस्ट फॉरगिव बट यू मस्ट नेवर फॉरगेट। साउथ अफ्रीका ने यही कहा, मतलब हमने भुलाया नहीं अपना इतिहास, पर हम उससे कोई, हमारे मन में कोई मैल नहीं है, उसको लेकर जो हो गया चलो ठीक है, हो गया, ठीक है। हम उस चीज को बाधा नहीं बनने देंगे हमारे देश के आगे के विकास में, ठीक है। वही वो यहां पे कह रहे हैं, और हम एक पैक्ट बनाते हैं आज, चाहे गोरे लोग हो या काले लोग हो, हम सब साउथ अफ्रीकन से, गोरे काले नहीं, बाद में होंगे। हम सब साथ में एक पैक्ट बनाते हैं कि हम एक ऐसा देश बनाएंगे जिसमें हम सबके परिवार सुख से रह सके, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पे इसका होता है। वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? अब यहां पे एक डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। देखिए, साउथ अफ्रीका का ये सब खत्म हो गया। अब आपको साउथ अफ्रीका के केस से वो बता रहे हैं कि एक ऐसा देश जिसका अतीत ऐसा था, जैसे भारत जैसा, लेकिन यहां पे बहुत ज्यादा रेसिज्म हुआ, ऐसा देश एक अच्छा देश कैसे बन गया? संविधान की वजह से। अगर संविधान नहीं होता, एक्सटेंसिव राइट्स नहीं होते, डिटेल्ड में राइट्स नहीं लिखे होते, कंट्री किस तरीके से फंक्शन करेगा ये डिटेल में नहीं लिखा होता, तो साउथ अफ्रीका पिछड़ा ही देश रहता, क्योंकि वो काफी पिछड़ा देश था। लेकिन साउथ अफ्रीका एक पिछड़ा देश भी एक अच्छा देश बन सकता है अगर उसका संविधान हो। देखिए, जब आप लिख कर काम करते हैं ना, कि आप सुबह उठे, मान के चलिए कि आज मुझे यही चीजें करनी है, आपने लिख ली ये 4 चीजें मुझे करनी है, तो आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। वैसे जब कोई देश अपने संविधान को, अपने रूल्स को, सिर्फ अपने कानून को नहीं, अपनी एस्पिरेशंस को, अपनी इच्छा को, इनकी इच्छा क्या थी वो बताते हैं कि हम एक पैक्ट करते हैं, हम एक समझौता करते हैं, हम साउथ अफ्रीका के लोग, हम एक ऐसा देश बनाना चाहते हैं जिस देश में हर कोई एक साथ रह सके, ठीक है। वही वो बता रहे हैं, इट इज अ solemn pact in which we as South Africans declare to one another that we shall never permit a repetition of a racist, जो हमारे साथ अतीत में हुआ हम वो दोबारा हमारे देश में नहीं होने देंगे। बट ये सिर्फ उसकी बात नहीं है कि अतीत जो में हुआ वो मतलब आगे मत होने दो, वो तो छोटी बात है। उसके अलावा इट इज ऑल्सो चार्टर फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ कंट्री। ये जो हमारा संविधान है ये एक तरीके से चार्टर है, ये गाइडलाइन है जो हमारे देश के ट्रांसफॉर्मेशन को, हमारे देश की तरक्की को रिप्रेजेंट करता है। तो ये साउथ अफ्रीका का केस है, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए चाहिए होता है, ठीक है, व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? तो कॉन्स्टिट्यूशन हमें इसलिए चाहिए होता है कि आपके देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ कानून नहीं लिखे होते, आपके देश की आशाएं क्या है, एक देश की भावना होती है। साहब आप ये मत समझिए कि हमको सिर्फ पैसा कमाना है, 10th 12th बोर्ड में अच्छे नंबर लाने हैं, पैसा कमा के निकालना है, नहीं। हमको क्या करना है, हमारे देश के प्रति हमारे पर्सनल गोल्स होने चाहिए, देश के प्रति गोल्स होने चाहिए। आप कैसा देश बनाना चाहते हैं? आप सड़क से बाहर निकल रहे हैं, जो बंदा, ठीक अभी खिड़की से बाहर देखो, कोई शख्स, कोई औरत, महिला, अरे कोई भी बच्चा, बूढ़ा अगर तुम्हारी सड़क से या तुम्हारे घर के बाहर से गुजर रहा है, तुम उसे नहीं जानते होंगे, या जानते भी होगे तो पसंद नहीं करते होगे, लेकिन तुम दोनों में एक कॉमननेस है कि तुम एक ही मां के सुपूत हो, हाँ, एक ही देश के हो। तो देश की जो भावना है कि देश क्या है, आपका देश, देखिए हम जब भारत में, आपको थोड़ा बताता हूं, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का जो सबसे पहला पेज है, प्रियम्बल, इंडियन प्रियम्बल में वी द पीपल ऑफ इंडिया, है ना, आपका देश क्या कहता है, आपके देश के संविधान निर्माताओं ने कैसे किया, है ना, उन्होंने लिबर्टी की बात की, इक्वालिटी के बारे में बात की, जस्टिस के बारे में बात की, फ्रेटर्निटी के बारे में बात की, उन्होंने इन सब चीजों से आपके देश को बनाया। तो आपके देश में जो कानून है वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में होते हैं, और आपके देश की जो सद्भावना है, जो कोर वैल्यूज हैं, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे होते हैं, ठीक है। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबको इससे पता चलता है कि उनका देश किस चीज के लिए स्टैंड करता है। कॉन्स्टिट्यूशन इज द सेट ऑफ रिटन रूल्स। देखिए, व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन? किसी भी चीज की, ये सिद्धांत मान के चलिए, किसी भी चीज की अगर कभी वो आपसे डेफिनेशन पूछे तो एक लाइन पहले वही लिख दो कि वो चीज है क्या।
उसके बाद उसका डेफिनेशन लिखो, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? सेट ऑफ रिटन रूल्स है दैट आर एक्सेप्टेड बाय ऑल पीपल इन द कंट्री या दैट आर एक्सेप्टेड बाय ऑल द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, सब उसको मानेंगे। इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ बुक और डॉक्यूमेंट इन विच many types of rules and regulations are written which have to be followed by the citizens living in the country, ठीक है, ये बाद में। इसके अलावा और कुछ चीजें आपको लिखनी है। Why do we need a constitution में सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन सेट ऑफ रिटन रूल्स है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ रिटन रूल्स। उसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन कोई आम बुक नहीं है, ये स्पेशल टाइप की बुक है, ये स्पेशल टाइप का डॉक्यूमेंट है, ठीक है, जिसमें आपके देश के बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस लिखे गए हैं जिसके बेस पे आपकी कंट्री फंक्शन करेगी। लेकिन इसके साथ एक और पॉइंट जो मैंने आपको बताया था कि जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, इस कॉन्स्टिट्यूशन में और क्या लिखा जाता है? इस कॉन्स्टिट्यूशन में आपके देश की फंडामेंटल वैल्यूज जो है ना, फंडामेंटल या कोर वैल्यूज आपकी कंट्री की जो है, ठीक है ना, जिसे आपका देश रिप्रेजेंट करता है, वो भी यहां पे लिखा जाता है। आपके देश का विजन जो है, ठीक है, कि आप कैसा देश बनाना चाहते हैं। साउथ अफ्रीका का हमने देखा, भारत के प्रियम्बल में हम देखेंगे कि भारत के जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे वो चाहते थे कि भारत ऐसा देश बने जिसमें लिबर्टी हो, इक्वालिटी हो, फ्रेटर्निटी हो, जस्टिस हो, ये सब चाहते थे, फ्रीडम हो। तो आप किस तरीके का देश आपका है, किस तरीके का देश लोग बनाना चाहते हैं, देश की कोर वैल्यूज, ये सब भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होता है। तो ये तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए। अ कॉन्स्टिट्यूशन कंप्राइजेस ऑफ ऑल दीज थिंग्स। पहले कॉन्स्टिट्यूशन एक तरीके से सेट ऑफ रिटन रूल्स है। कॉन्स्टिट्यूशन एक स्पेशल बुक है या एक स्पेशल डॉक्यूमेंट है। इट इज एन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, ठीक है, जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे होते हैं जिसके बेसिस पे आपकी कंट्री फंक्शन करती है। ऑन टॉप ऑफ दैट आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल कोर वैल्यूज और आपके देश का विजन लिखा होता है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसका जवाब हम आगे देंगे, व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। उससे पहले व्हाट डज अ कॉन्स्टिट्यूशन डू, ठीक है, या व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। Why do we need a constitution, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, वही आंसर इसका भी होगा। वो आपसे पूछते हैं व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, हमें कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए। तो हाँ, इसलिए चाहिए क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ये सब चीजें कॉन्स्टिट्यूशन करता है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, है ना। तो इन दोनों सवालों का जवाब एक ही होगा। चाहे वो आपसे पूछे व्हाट डज अ कॉन्स्टिट्यूशन डू, या वो आपसे ये पूछे व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, जवाब एक ही है, ठीक है। इट जनरेट्स अ डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन दैट इज नेसेसरी फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल टू लिव टुगेदर, ठीक है। अगर संविधान होता है ना, तो लोगों के पास एक गारंटी होती है कि हमारे साथ इस तरीके का व्यवहार किया जाएगा। उस गारंटी के बेसिस पे लोगों के बीच में ट्रस्ट होता है, ठीक है, भरोसा होता है, जिससे लोग जीते हैं, ठीक है। एक डिग्री ऑफ ट्रस्ट जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है क्रिएट करता है। इट स्पेसिफाइज हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड, हु विल हैव पावर टू टेक विच डिसीजन, ठीक है। जो आपके देश की गवर्नमेंट है ये स्पेसिफाई, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में हर चीज स्पेसिफाई की गई है कि गवर्नमेंट किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी, ठीक है, डिसीजंस कैसे लिए जाएंगे। इट लेज डाउन लिमिट्स ऑन द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड टेल्स अस व्हाट द राइट्स ऑफ द सिटीजंस आर, ठीक है। गवर्नमेंट की पावर बताएंगे, ये गवर्नमेंट कैसे बनाई जाती है, उसके अधिकार क्या क्या है, गवर्नमेंट की लिमिटेशन क्या है, गवर्नमेंट की पावर की क्या गवर्नमेंट के पावर में नहीं आता है। जैसे कौन सा व्यक्ति, देखो जैसे अरे सड़कें कितनी लंबी होंगी, ये सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है, गवर्नमेंट की पावर में आता है। लेकिन कौन सा व्यक्ति क्या कहेगा, तुम क्या रोज सरकार से पूछते हो कि आज मैं ये बात कहूं कि अपने दोस्त से, कौन सा व्यक्ति क्या कहेगा, ये सरकार के अंदर नहीं है। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है सबके पास। तो गवर्नमेंट के पावर्स की लिमिटेशन बताता है, राइट्स बताता है सिटीजन्स का, ठीक है, राइट्स बताता है सिटीजन्स का। इट एक्सप्रेसेस द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल अबाउट क्रिएटिंग अ गुड सोसाइटी। जो आपके देश के लोग हैं वो किस तरीके की सोसाइटी बनाना चाहते हैं, उनकी एस्पिरेशंस को ये बताता है, ठीक है। अब ये सब मैंने आपको हिंदी में समझा दिया, मैं चाहूं तो आगे बढ़ सकता हूं, पर मैं चाहता हूं कि हम इस चीज को क्लास में याद रखने की कोशिश करें, ठीक है। हो सकता है आगे कुछ और पॉइंट्स हो, पर फिलहाल हम इतने देखते हैं। Why do we need a constitution? एक कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअली हमें क्यों चाहिए, क्योंकि साहब वो बहुत काम का है। अरे ऐसा क्या करता है कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट डज अ कॉन्स्टिट्यूशन डू। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन अगेन डेफिनेशन पहले लिख सकते हो, मन कर रहा है, सेट ऑफ रूल्स होते हैं, ठीक है, जिससे आपका कंट्री गवर्न किया जाता है या आपका कंट्री फंक्शन करता है। और क्या है, कुछ तो याद आ रहा होगा, सर कुछ याद नहीं आ रहा है, सोचो। अभी आपने 4 पॉइंट्स पढ़े, ठीक है। Why do we need a constitution?
आजा यार, चलो यही लिखते हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए सर? कॉन्स्टिट्यूशन सर एस्पिरेशंस वाला पॉइंट याद रहे, वो पहले लिख सकता हूं। हाँ ठीक है, इट एक्सप्रेसेस द एस्पिरेशंस ऑफ इट्स पीपल। कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? अपने लोगों की एस्पिरेशंस एक्सपेक्ट करता है। अब देखिए, अब दर्शन कीजिए, मैं भी आपके साथ ही इस आंसर को क्लास में याद रखने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे लास्ट वाला पॉइंट, एस्पिरेशंस वाला पॉइंट याद रह गया। किसी को कोई और पॉइंट याद आ रहा होगा तो आप वो लिख लेना, ठीक है। इट एक्सप्रेसेस द एस्पिरेशंस ऑफ इट्स पीपल, लोगों की एस्पिरेशंस को एक्सप्रेस करने में काम आता है। और किस काम आता है? कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन में, हाँ सर, वो गवर्नमेंट की पावर है ना। देखिए, गवर्नमेंट है ना किस तरीके से इलेक्ट होगी, हाउ विल इट बी इलेक्टेड। हाउ विल इट बी इलेक्टेड, गवर्नमेंट किस तरीके से इलेक्ट होगी, ठीक है। ऑन टॉप ऑफ दैट, गवर्नमेंट की पावर्स को क्या किया होता है? स्पेसिफाई किया होता है कॉन्स्टिट्यूशन ने, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने स्पेसिफाई किया होता है गवर्नमेंट कैसे इलेक्ट होगी, गवर्नमेंट की पावर्स क्या है, ये सब स्पेसिफाई करता है कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। ऑन टॉप ऑफ दैट क्या है? गवर्नमेंट की लिमिटेशंस, यानी कि गवर्नमेंट की जो पावर है उसकी लिमिटेशंस भी कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। ऑन टॉप ऑफ दैट राइट्स एंड ड्यूटीज भी बताता है, एंड ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन्स। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे अभी याद आ रहा है, जब 4 पॉइंट लिख लो ना तो अपने आप आगे के पॉइंट्स याद आने लगते हैं। क्या कि कॉन्स्टिट्यूशन और क्या करता है ये, अरे फिर भूल गया, पहला पॉइंट क्या था? डिग्री ऑफ ट्रस्ट, ठीक है। इट जेनरेट्स अ डिग्री ऑफ ट्रस्ट among its people या among its citizens, among its people भी लिख सकते हो। देखिए, ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं तो तुरंत आपको आंसर समझा के, जब मैं इस आंसर को, ऐसा नहीं है कि मैं रोज कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन पढ़ाता हूं, बहुत टाइम बाद मैं ये चैप्टर पढ़ा रहा हूं, पर तुरंत जब आपको ये आंसर समझा करके मैं आंसर मैंने लिखना शुरू किया ना, मुझे शुरू में एक भी पॉइंट याद नहीं आ रहा था। मैं आपको ये नहीं बता रहा कि क्या पढ़ना है, मैं आपको ये बता रहा हूं कैसे पढ़ना है। मैं आपको ये नहीं बता रहा कि एग्जाम की कॉपी में क्या लिखना है, मैं आपको बता रहा हूं कैसे लिखना है। तो ध्यान से सुनिए, जब मैंने ईमानदारी से ये आंसर लिखना स्टार्ट किया था, मुझे एक भी पॉइंट दिमाग में नहीं था, लेकिन मैंने बोला कोई बात नहीं, प्रयास करते हैं। ज्यादा टेंशन नहीं लिया, टेंशन सिर्फ लोड डालता है, टेंशन नहीं लेने का, देने का दूसरों को, लेने का नहीं। तो टेंशन नहीं लिया। फिर मुझे एकदम से बस एक पॉइंट याद आया, लास्ट वाला, क्योंकि वो लास्ट में मैंने पढ़ाया था आपको एस्पिरेशंस वाला, वो पॉइंट मैंने पहले लिख दिया। इट एक्सप्रेसेस द एस्पिरेशन। अब संविधान लोगों के लिए होता है तो लोगों की एस्पिरेशंस को ही एक्सप्रेस करेगा, लोगों की क्या उम्मीदें हैं, लोग किस तरीके का देश बनाना चाहते हैं, ये एस्पिरेशंस, ये मुझे याद आ गया। अब ये याद आया पर तो मैं खुश हो गया। जीवन में ये स्वभाव बनाइए कि जो प्राप्त हुआ है, मुझे बाकी कुछ नहीं याद था। सर बाकी कैसे लिख दिए? ये जो याद था ना, मैं इसी से संतुष्ट था। अगर आपके पास जीवन में 2 रुपया है और आप उससे संतुष्ट नहीं है तो 20 रुपया मिलने वाला नहीं है। और जीवन में यदि 2 रुपया है, उससे संतुष्ट है, तो आप यकीन मान के चलिए 200 रुपया आपको मिलेगा। जीवन में जो प्राप्त हुआ है उसका दर्शन करना सीखिए, जो प्राप्त हुआ है उसको अप्रिशिएट करना सीखिए। कई लोग जीवन में दुर्भाग्य की चर्चा करते हैं कि मतलब मेरे साथ ये हो गया, वो हो गया। अरे सौभाग्य देखिए आप, ठीक है। क्या है सर, हमारा क्या सौभाग्य है? अरे आप सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हो, इतने अच्छे आप प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हो, आपके माता पिता हैं, आप एक बहुत बेहतरीन स्टूडेंट हो। अरे फर्क नहीं पड़ता आपका रिजल्ट कैसा है, यू आर अ ग्रेट स्टूडेंट, बिलीव इन योरसेल्फ। आप ब्लेस्ड हो कि आप ये लेक्चर्स देख पा रहे हो, आप पढ़ पा रहे हो। 9th स्टैंडर्ड की उम्र बहुत अच्छी उम्र है, आप एक प्राइम भारत में पैदा हुए हो, ये क्या कम खुशी की बात है? आप समझ रहे हो? तो ये सारी चीजें हैं, आपका प्राइम टाइम चल रहा है अभी, आप खुश रहिए। तो एक पॉइंट से मैं खुश था, जब संतुष्ट हो गया, अपने आप गवर्नमेंट की टर्म दिमाग में आया,
उससे 2 पॉइंट निकल गए। गवर्नमेंट कैसे इलेक्ट होगी, गवर्नमेंट की पावर्स क्या है, ये स्पेसिफाई करता है कॉन्स्टिट्यूशन। ऑन टॉप ऑफ दैट इसका ठीक ऑपोजिट गवर्नमेंट की पावर की लिमिटेशंस क्या है, ये भी स्पेसिफाई करता है कॉन्स्टिट्यूशन। और इतना लिखने के बाद अपने आप मुझे बाकी पॉइंट्स आ गए। राइट्स एंड ड्यूटीज क्या है सिटीजन्स की, और साथ ही साथ जनरेट्स अ डिग्री ऑफ ट्रस्ट। ये सबसे पहला पॉइंट सबसे लास्ट में याद आया। क्लियर है? तो डरिएगा मत और अपने आंसर जीवन में ये स्वभाव बनाइए कि शुभम सर के लेक्चर्स हो या ना हो, किसी का भी लेक्चर देख रहे हैं, 10th 11th 12th इंजीनियरिंग कुछ भी पढ़ रहे हैं, तो तुरंत पढ़ के अगर समझ गए हैं उस चीज को तो तुरंत बुक बंद करके उसे कॉपी में लिखने की कोशिश कीजिए। ठीक है? तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अगेन दिस इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है? एंड व्हाट डज अ कॉन्स्टिट्यूशन डू। अपार्ट फ्रॉम दैट वो आपको बता रहे हैं ऑल कंट्रीज दैट हैव कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, ये एक स्टेटमेंट है जो आपको समझना है। All countries that have a constitution are not necessarily democratic, but all countries that are democratic will have constitution. देखो, अरे कैसे बताऊं, मैंने एग्जांपल दिया था चैप्टर के स्टार्टिंग में। एक देश, आपका संविधान वैसा ही होगा जैसे आपके देश में रहने वाले लोग होंगे। एक देश है जिसमें सिर्फ चोर भरे हैं, तो उनके संविधान में चोरी को वो दंडवंड नहीं देखेंगे, चोरी में पुरस्कार मिलेगा ऐसा कुछ लिख देंगे। चोरी को सीरियस ऑफेंस वो कंसिडर नहीं करेंगे, सीरियस क्राइम कंसिडर नहीं करेंगे। आप समझ रहे हो? क्योंकि देश में ज्यादातर लोग चोरी है। तो ऐसे तो उस चोर देश में भी संविधान है, पर क्या वो डेमोक्रेटिक है? अरे वो देश लोकतांत्रिक कैसा है जिसमें चोरी करने पे कोई सजा ना हो? तो हर देश जिसके पास संविधान है जरूरी नहीं है कि वो डेमोक्रेटिक है। कहने को पाकिस्तान के पास भी कॉन्स्टिट्यूशन है। इट इज नॉट, सी आई डोंट हेट पाकिस्तान, पर क्या हुआ वहां पे रिसेंटली? आप मुझे बताओ कौन सा ऐसा लोकतांत्रिक देश है जिसके पूर्व प्रधानमंत्री को आप ना ऐसे बुलेट प्रूफ ऐसा बक्सा सर पे ले जाके, पता नहीं उस बक्से के अंदर वही इमरान खान है या उसकी कोई कॉपी है, वी डोंट नो। आर्मी लोगों पे हमला कर रही है, लोग आर्मी के बेस जला रहे हैं, फिर आर्मी हमला कर रही है, अब जाके वहां पे थोड़ी स्टेबिलिटी आई है। सो वी डोंट नो व्हाट इज गोइंग ऑन ओवर देयर। ठीक है? तो कॉन्स्टिट्यूशन वहां पे चल ही नहीं रहा है। पाकिस्तान की आपको पता है इमरान खान का क्या लफड़ा था? आपका इंटरेस्ट नहीं होगा, बहुत छोटे हो, थोड़ा सा आपको बताता हूं, है ना, बहुत थोड़ा सा, कि पाकिस्तान के जो सुप्रीम कोर्ट थी, पाकिस्तान की जुडिशरी, उन्होंने बोला कि पूर्व प्रधानमंत्री को, अपने इमरान खान को, कि आपके ऊपर करप्शन का चार्ज है, आपको आना पड़ेगा। उसने बोला मैं तो नहीं आऊंगा, मैं अपने घर में ही रहूंगा, जो करना है कर लो। फिर उनको पुलिस से नहीं संभला। उसके बाद जैसे हमारे यहाँ सीआरपीएफ वगैरह होती है ना, वो होमगार्ड, अब उनको भेजना पड़े, उनसे भी नहीं संभला। इमरान खान के सपोर्टर्स लाठी डंडा लेकर के आ गए थे। तो सोचो, एक नेता कह रहा है, ठीक है, पहले प्रधानमंत्री थे अब नेता है, कि मैं कोर्ट वोट का हम नहीं मानते, तो काहे का संविधान चल रहा है तुम्हारे देश में? तो तुम यहां समझने की कोशिश करो, हर देश जहां पे संविधान है, नॉट नेसेसरली वो डेमोक्रेसी है, पर हर डेमोक्रेटिक कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन जरूर होगा। ठीक है? ये स्टेटमेंट कभी आपसे आपकी मैडम पूछती है तो पाकिस्तान का एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब सवाल ये उठता है कि भारत का संविधान किस तरीके से बनाया गया। ठीक है? हमने साउथ अफ्रीका को देखा, साउथ अफ्रीका के केस से हमने साउथ अफ्रीका का केस देखा, अपार्थाइड, पॉलिसी ऑफ सेग्रीगेशन, सब अलग अलग करो गोरे और कालों के लिए। उसके बाद साउथ अफ्रीका के केस से हमने समझा कि संविधान की जरूरत तो है। ठीक है? क्यों चाहिए संविधान की जरूरत? संविधान इसलिए चाहिए क्योंकि उसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे, सेट ऑफ लॉज हैं, कैसे देश फंक्शन करेगा, वो लोगों की एस्पिरेशंस बताता है। संविधान चाहिए कि गवर्नमेंट कैसे इलेक्ट होगी, गवर्नमेंट की पावर स्पेसिफाई होगी। संविधान चाहिए कि गवर्नमेंट की पावर की लिमिटेशन स्पेसिफाई होंगी, सिटीजन्स के राइट, सिटीजन्स की ड्यूटीज स्पेसिफाई होंगी। इन सब कारणों की वजह से आपको क्या चाहिए? संविधान चाहिए। संविधान क्यों चाहिए? एक जेन्युइन ट्रस्ट बिल्ड करता है लोगों के बीच में, जो मैंने अभी लिखा था। ठीक है? अब भारत का देखो, साउथ अफ्रीका का केस देखा, उससे आपने संविधान की इंपॉर्टेंस को समझा। अब वो आपको बताएंगे, चलो अब आपका कॉन्स्टिट्यूशन वाले सब्जेक्ट में इंटरेस्ट जाग गया है, अब आप ये देखो कि भारत का संविधान किस तरीके से लिखा गया, और वो कौन से हालात थे, और वो कौन कौन लोग थे जो इन्वॉल्व थे इस देश के। देखिए, आज भारत जिस भी लेवल पे है और आगे जाएगा, इसमें उन लोगों का थोड़ा मोड़ा योगदान जरूर आपको मानना होगा। उन्होंने एक अच्छा संविधान लिखा हमारे देश के लिए, अच्छे संविधान ने अच्छी बुनियाद, अच्छी नींव रख दी हमारे देश के लिए। ठीक है? सो मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, किस तरीके से भारत का संविधान जो है बनाया गया वो हम देखेंगे यहाँ पे। इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन वॉज ऑल्सो ड्रॉन अप अंडर वेरी डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस। ठीक है? साउथ अफ्रीका के लिए अपना संविधान बनाना मुश्किल था, हमारे लिए भी हमारा संविधान बनाना मुश्किल था, क्योंकि अंग्रेज एकाएक छोड़ के जा रहे थे, ज्यादा पैसे दे के नहीं जा रहे थे,
उसमें से भी हमने उस वक्त भी कई करोड़ रुपए पाकिस्तान को दिए अपनी जेब में से, कि इनको हम दूसरा देश भी दे रहे हैं, जमीन भी दे रहे हैं, बांग्लादेश भी दे रहे हैं, पैसा भी दे रहे हैं। वो देना पड़ा हमको क्योंकि उनकी मांग थी कि हमें सस्टेनेंस के लिए चाहिए। तो इंडिया और ऊपर से पार्टीशन के उस वक्त जो मारकाट हुई थी साहब, है ना, इंडिया पाकिस्तान के पार्टीशन के वक्त, तो इंडिया का सर्कमस्टांसेस बहुत अच्छे नहीं थे, है ना, लेकिन उन सर्कमस्टांसेस में भी हमने संविधान लिखा, बहुत आइडियल सर्कमस्टांसेस नहीं थे। फॉलोइंग आर द प्रॉब्लम्स फेस्ड व्हाइल मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाट वर द प्रॉब्लम्स व्हाइल मेकिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? जब भारत का संविधान बनाया जा रहा था तो परेशानियां क्या क्या थी? इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू मेक अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अ लार्ज कंट्री। देखो, भारत एक बहुत बड़ा देश था, ठीक है, इंडिया वॉज अ वेरी लार्ज कंट्री, इंडिया वॉज अ वेरी डाइवर्स कंट्री। आप साहब, आप दक्षिण भारत में चले जाइए, जितने राज्य हैं दक्षिण भारत के, सब दक्षिण भारत के राज्य हैं, पर कोई भी किसी की भाषा नहीं बोलता। साउथ इंडिया में जितने स्टेट्स हैं सब साउथ इंडिया का पार्ट है, पर कोई स्टेट किसी दूसरे, दो स्टेट भी कॉमन भाषा शेयर नहीं करते। अरे क्या तमिल कर्नाटका में बोली जाती है? क्या कन्नड़ तमिलनाडु में बोली जाती है? चाहे तमिलनाडु हो, कर्नाटका हो, आंध्र प्रदेश हो, अरे बीट केरला, है ना, मतलब इतनी डाइवर्सिटी है कि पास पास के स्टेट्स में भी भाषाएं अलग है, कल्चर्स भी अलग अलग होंगे। तो इतनी ज्यादा जो डाइवर्सिटी है साहब, उसकी वजह से एक काफी बड़े कंट्री के लिए, पाकिस्तान बटने के बाद भी, इंडिया इज अ वेरी लार्ज कंट्री। तो इतने लार्ज कंट्री के लिए, ठीक है, इतने डाइवर्स कंट्री के लिए संविधान लिखना आसान नहीं था। प्लस हमारी पॉपुलेशन भी काफी ज्यादा थी, इतनी ह्यूमंगस पॉपुलेशन के लिए संविधान लिखना। दूसरा पॉइंट, द कंट्री वाज बोर्न थ्रू अ पार्टीशन। मैंने बताया था जो पार्टीशन का एक्सपीरियंस था, हिंदू मुसलमान राइट्स वगैरह, उस एक्सपीरियंसेस के बीच में बहुत ट्रॉमेटिक या बहुत बैड एक्सपीरियंस था, बहुत बुरा एक्सपीरियंस था। उस एक्सपीरियंस के बीच हमें हमारा संविधान लिखना पड़ा। ये प्रॉब्लम्स है जो हमने फेस की इंडिया के लोगों ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाते वक्त। द ब्रिटिश हैड लेफ्ट इट टू द रूलर्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स टू डिसाइड। एक तो ये अंग्रेज भी ना यार, इन्होंने ना, एक तो जब तक देश में थे तंग किया, जाते जाते भी तंग करके गए। खैर, अब वो खुद तंग हो रहे हैं, तुम टेंशन मत लो। टेंशन लेने का नहीं, देने का, है ना। हम बन गए ना 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, वो आ गए ना 6वीं पे, 100 साल भी नहीं लगा ना, समझ रहे हो। उन्हीं को पीछे करके 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बने। और अगर आपके देश के प्रधानमंत्री सही कह रहे हैं तो बहुत जल्द आप 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे, भारत और, माफ कीजिए, अमेरिका और चीन के बाद। चीन तो अमेरिका को छोड़ेगा, तो चीन, अमेरिका, फिर भारत। खैर, तो हाँ, तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, हमें अखंड भारत नहीं दिया। उन्होंने बोला देखो हम तो जा रहे हैं, तो यहाँ के जितने राजा महाराजा है, अब भारत की सरकार भी तुम्हारा झंझट है, तुम उनसे बात करते रहो। वो अलग देश बनाना चाहेंगे तो वो अलग देश तुमको उनको देना पड़ेगा। तुमको उनको, अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम उनको मनाओ ना मनाओ, हम तो जा रहे हैं। तो इंडिया में उस वक्त इतने सारे राजा महाराजा थे, है ना, इतने सारे प्रिंसली स्टेट्स थे, और ये सारे के सारे प्रिंसली स्टेट्स जो हैं, इनको मनाना कि आप भारत के साथ ज्वाइन हो जाइए। ऐसा ना हो कि पाकिस्तान, अब मान लो कि बीच में मध्य प्रदेश वाले पाकिस्तान से जुड़ जाते, तो देश के बीच का हिस्सा पाकिस्तान, अरे कितना कॉम्प्लिकेटेड होता, समझ रहे हो। तो इट वुड हैव बीन वेरी कॉम्प्लिकेटेड। ये हुआ नहीं, होने वाला भी नहीं था, हुआ नहीं है, ठीक है। But the Britishers had left it up to the princely states to decide whether they want to go with India or they want to go with Pakistan. So they didn't give us a united India. अखंड भारत उन्होंने हमें नहीं सौंपा, ठीक है। ये भी प्रॉब्लम थी। लेकिन इसके अलावा एडवांटेज क्या है, ठीक है। एक एडवांटेज जो भारत के संविधान निर्माताओं के पास था, साउथ अफ्रीका के संविधान निर्माताओं के मुकाबले वी हैड अ कंसेंसस अबाउट व्हाट अ डेमोक्रेटिक इंडिया शुड लुक लाइक, है ना। देखिए, हमने हमारा, साउथ अफ्रीका के केस और हमारे केस में क्या अंतर है बताऊं। साउथ अफ्रीका ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाना शुरू किया जब वहां से ये लोग, ब्रिटिशर्स ने अपार्थाइड वगैरह हटा दिया। ब्रिटिशर्स गए नहीं साउथ अफ्रीका से, कई ब्रिटिशर्स वहीं पे बस गए। इसलिए साउथ अफ्रीका में आपको एकदम काले लोग भी मिलेंगे और एकदम दूध जैसे गोरे लोग भी मिलेंगे, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स गए नहीं, एक तरीके से वहीं पे बस गए, बस उन्होंने डिस्क्रिमिनेट करना, अपार्थाइड बंद कर दिया। खैर, साउथ अफ्रीका ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिखना, जब उनको अपार्थाइड बंद कर दिया गया, इंडिपेंडेंस दे दी गई, है ना, इन सब ये स्लेवरी से, तब उन्होंने अपना संविधान लिखना शुरू किया। भारत के केस में ऐसा था कि हमने ऐसा नहीं किया कि वो 1947 को आजादी मिल जाएगी उसके बाद सोचेंगे कि संविधान कैसा होगा। नहीं, हमारे संविधान, हमारे देश के नेताओं ने पहले से ही सोचना तैयार कर दिया था, मतलब पहले से ही सोचना शुरू कर दिया था कि हमें कैसा संविधान चाहिए। तो हमें 10-20 साल का हेड स्टार्ट मिल गया। साउथ अफ्रीका ने 2 साल में अपना संविधान बनाया, मोस्ट एक्सटेंसिव कॉन्स्टिट्यूशन।
हमें 10-20 साल का, हमने 1930 से ही सोचना शुरू कर दिया था कि हमें किस तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। तो ये एक एडवांटेज था कि हमने अर्ली स्टार्ट किया साउथ अफ्रीका के मुकाबले, ठीक है। प्लस हमारे यहाँ लोगों के पास एक कंसेंसस था, लोग एक सहमत थे कि हमें किस तरीके का देश जो है बनाना है, ठीक है। हाउ अ नेशनल मूवमेंट, अब ये कैसे हुआ, मैंने आपको बताया कि भारत के संविधान निर्माताओं के पास, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के पास एडवांटेज क्यों था, है ना। हमने बहुत पहले से ही अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाना स्टार्ट किया था। जब हम अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चे, रैली वगैरह, हड़ताल वगैरह करते थे ना, तभी भी हम करते थे। तभी से हमने संविधान के बारे में सोचना शुरू किया था। इसीलिए वो आपसे कहते हैं, आप दर्शन कीजिए, our national movement was not merely a struggle against foreign rule, it was also a struggle to regenerate our country and to transform our society and politics. In 1928 मोतीलाल नेहरू, ये दूसरा पॉइंट कोई खास मतलब नहीं है, 1928 मोतीलाल नेहरू एंड 8 other कांग्रेस लीडर्स ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया, है ना। 1930 के आसपास से 1928 से ही इन्होंने प्रोसेस शुरू कर दिया था। एक लाइन में अगर आपको इस स्लाइड का मतलब बताऊं तो भारत के संविधान निर्माताओं के पास एडवांटेज ये था कि साउथ अफ्रीका की तरह सब कुछ होने के बाद हमने संविधान बनाना शुरू नहीं किया। हमने हमारे संविधान के बारे में सोचना, कंसेंसस यानी कि लोगों में एक सहमति लेकर के आना, और हमने हमारा संविधान बनाना अपनी आजादी से बहुत पहले ही शुरू कर दिया था, जब हम आजादी के लिए लड़ रहे थे, ठीक है। इन 1931, अब यहाँ पे दो वो बताते हैं। देखिए, सबसे पहला अटेम्प्ट, ये एमसीक्यू में आपसे पूछा जा सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का सबसे पुराना काम कब शुरू हुआ था? 1928 में, जब आपके पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के पिताश्री मोतीलाल नेहरू जी ने एक कमेटी बनाई, जिसने ये सोचना शुरू किया कि भारत जब आजाद हो जाएगा तो उसका संविधान किस तरीके से होगा। उसमें मोतीलाल नेहरू और 8 और लोग थे। फिर उसके बाद 3 साल बाद 1931 में द रेजोल्यूशन एट द कराची सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस ड्वेल्ट ऑन हाउ इंडिपेंडेंट इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन शुड लुक लाइक। 1928 में मोतीलाल नेहरू जी ने सोचा, 1931 में कांग्रेस ने ही, पार्टी ने ही एक मीटिंग करा ली, अपने सेशन में ये सोचना शुरू किया। बोथ दीज डॉक्यूमेंट्स वे कमिटेड टू द इंक्लूजन ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, राइट टू फ्रीडम। देखिए, जब ये मोतीलाल नेहरू 3 साल पहले सोच रहे थे 1928 में, तब इन्होंने और इनकी 8 लोगों की टीम ने यही सोचा कि सबको वोटिंग का अधिकार होना चाहिए, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, इक्वालिटी होनी चाहिए, फ्रीडम होना चाहिए। 3 साल बाद कांग्रेस ने अपने कराची सेशन में डिस्कस किया, वहां पे भी लोगों ने मोर और लेस सेम डिस्कस किया, क्योंकि हमारे यहाँ एक मत था, लोगों में सहमति थी, कंसेंसस था। 1931 में जो कराची में कांग्रेस का सेशन हुआ, वहां पे भी ये डिस्कस किया गया था कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होगी, फ्रीडम होगी, इक्वालिटी होगी, ये सारी चीजें यहाँ पे होगी, ठीक है। Apart from that, the familiarity with political institutions of colonial rule also helped develop an agreement over the institutional design. देखिए, भारत में जब अंग्रेज हुकूमत करते थे, तो अंग्रेजों ने बाकायदा एक सिस्टम बनाया था। क्या बनाया था अंग्रेजों ने? सिस्टम, कि जैसे कोर्ट कचहरी का सिस्टम हो गया, है ना, गवर्नर वगैरह का सिस्टम होगा, तो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये सब ब्रिटिशर्स से हमने लिया है। सो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से होता है, ब्यूरोक्रेसी किस तरीके से होती है, ये सब हमने किनसे सीखा? ये सब हमने ब्रिटिशर्स से सीख लिया, जब वो हम पे हुकूमत करते थे तभी, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे भारतीय भी थे बड़े बड़े पद पे वहां पे, ठीक है, तो हमने बहुत सारी चीजें वहीं से सीखना शुरू कर दी थी। ऑलराइट, ऑल्सो द एक्सपीरियंस गेन्ड बाय इंडियंस इन द वर्किंग ऑफ द लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशंस, कई भारतीय लोग थे जो अंग्रेजों के सरकारी तंत्र में उस वक्त ब्रिटिश इंडिया में काम करते थे, तो वो एक्सपीरियंस लोग हमारे पास हैं, उनका तंत्र हमने हुबहू ले लिया अपने हिसाब से एडजस्ट करके। मेजर इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क वाज अडॉप्टेड फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। देखिए, अंग्रेजों ने एक एक्ट पास किया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जिसमें भारत में क्या क्या सिस्टम होंगे, भारत में नगर पालिका होगी या नहीं, भारत में कलेक्टर होगा या नहीं, मतलब भारत का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ब्रिटिशर्स ने तय किया था एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है। उसी से हमने सीखा कि एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम से होता है। जैसे घर में सब्जी लाने का काम किसका है? पापा का काम है, या पैसा कमाने का काम पापा का काम है, खाना बनाने का काम मम्मी का काम है, पढ़ाई करने का और घर के छोटे मोटे काम करना, ये एडमिनिस्ट्रेशन है घर का, है ना। घर में कौन सी सब्जी बनेगी, इसमें मम्मी का से ज्यादा होगा, मम्मी के पास वो कंट्रोल है ना। तुमको पॉकेट मनी कितनी मिलेगी, वो पापा के पास कंट्रोल है, ठीक है, आप समझ रहे हो, है ना। अरे, और जैसे आपके पास क्या कंट्रोल है? आपके पास कंट्रोल ये है कि मतलब आप
कभी बाहर का खाना चाहते हैं तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, वो आपको शायद खिला दे, या आपके पास कंट्रोल है कि आप अपने हिसाब से मोबाइल या टीवी देख सकते हैं। घर वाले ऐसा नहीं कर सकते। देखिए, आपको लगता होगा कि माँ घर में रहती है, पर माँ को चिंता होती है कि सुबह का भी देखो खाने का, है ना, रात की सब्जी अगर खा रहे हैं तो उसके बाद भी फिर लंच में बनाओ, फिर वही बर्तन धो, फिर डिनर में बनाओ, फिर वही बर्तन हो, और सुबह उठे। उनको चिंता होती है कि मेरा बेटा, मेरा पति कब स्कूल जाएगा, पिता कब ऑफिस या स्कूल जाएंगे। पिताजी को टेंशन होती है कि जॉब पे जाना है, ये करना है, वो करना है। तो आपके पास फ्रीडम है, आप डिसाइड कर सकते हो कि अपनी पढ़ाई मुझे कब करनी है और किस तरीके से अपना टाइम मैनेज करना है। तो ये एक सिस्टम बनाया गया है, किसके पास कौन सी पावर है। तो ये सिस्टम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ब्रिटिशर्स से हमने ले लिया, ठीक है। ऑल्सो दी एक्सपीरियंस, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेसन्स फ्रॉम अदर कंट्रीज, हमने दूसरे देशों से भी बहुत कुछ सीखा। जैसे मेनी ऑफ आवर लीडर्स वे इंस्पायर्ड बाय द आइडियल्स ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन के जो आइडियल्स थे वहां से इंस्पिरेशन ली। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन ब्रिटेन, देखिए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी क्या होती है, आप इस तस्वीर को देखिएगा, ठीक है ना। बेंच लगा दिए गए हैं, बहुत सारे लोग बैठे हैं। आज 542 सांसद बैठते हैं। एक जो सेक्शन है पूरा रूलिंग पार्टी का, सत्ताधारी लोग, ये विपक्ष के लोग, है ना, ये पक्ष, ये विपक्ष, ये रूलिंग पार्टी एक सेक्शन, ऑपोजिशन पार्टी एक सेक्शन, बीच में स्पीकर महोदय बैठते हैं, यहाँ बीच में कॉरिडोर है कि आप आ जा सकते हैं। आप समझ रहे हो, ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है लोकसभा का। राज्यसभा छोड़ दो तुम, लोकसभा का यही बेसिक स्ट्रक्चर होता है। लोकसभा में ही देश के कानून बनते हैं, राज्यसभा बस उसको आगे या पीछे करने का काम करती है। खैर, सो लोकसभा का ये स्ट्रक्चर है, आप समझ रहे हैं। इसको पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं कि एक पार्लियामेंट बनाओ जहां पे रूलिंग पार्टी भी हो, ऑपोजिशन पार्टी भी हो, डिस्कस करे। ये कैसे पता चलेगा कि डिस्कशन करने के बाद ये बिल पास करना है या नहीं करना है, वोटिंग कराओ। 2/3 लोग अगर हाँ कहते हैं तो बिल पास कर दो, उससे कम लोग हाँ कहते हैं तो रिजेक्ट कर दो। ये सिस्टम पार्लियामेंट्री हमने कहां से लिया, ब्रिटिशर्स से लिया, ठीक है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। द बिल ऑफ राइट्स इन द यूएस, बिल ऑफ राइट्स का मतलब होता है फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। देखिए हमारे संविधान में क्या है, कुछ फंडामेंटल राइट्स है। तो बिल ऑफ राइट्स का मतलब है एक तरीके से फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं सर? देखिए, राइट्स और फंडामेंटल राइट्स में कोई डिफरेंस होता है क्या? देखो बेटा, राइट्स तो बहुत सारे होते हैं, फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार होते हैं, जन्म सिद्ध अधिकार। जैसे वोट करने का अधिकार आपको जन्म से नहीं मिलता, वो आपको 18 साल के होने के बाद मिलेगा। पर वो अधिकार जो जन्म से आपके साथ हैं, और जो सबसे इंपॉर्टेंट राइट्स हैं, और भी राइट्स हैं जो आपको जन्म से मिलते हैं। जैसे आप राइट टू लाइफ, कोई आपको मतलब आपको हानि नहीं पहुंचा सकता। आप आत्महत्या भी नहीं कर सकते, ये भी गैर कानूनी है। आपके पास आपके जीवन को जीने का अधिकार है। तो बहुत सारे राइट्स हैं जो जन्म से होते हैं। फिर सर फंडामेंटल राइट्स और उन राइट्स में क्या डिफरेंस है? फंडामेंटल राइट्स यानी कि ज्यादा इंपॉर्टेंट राइट्स, उसको कहा जाता है, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स। ये राइट्स इतने इंपॉर्टेंट है, और भी राइट्स होंगे जो बाय बर्थ आपको मिले हैं, फंडामेंटल राइट्स भी बाय बर्थ मिले, पर फंडामेंटल राइट्स इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हैं? क्योंकि ये बेसिक राइट्स है, प्लस ये राइट्स इतने इंपॉर्टेंट है, बाकी किसी राइट का अगर आप उल्लंघन करोगे तो कोर्ट में जाओगे, पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाओगे, फिर अगर वहां बात नहीं बनी तो हाई कोर्ट, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट। लेकिन फंडामेंटल राइट के साथ अगर कोई छेड़छाड़ हो तो आपको अधिकार है कि आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सको। तो फंडामेंटल राइट्स आर बेसिकली बाय बर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट्स, ठीक है, मोस्ट बेसिक एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट्स, ठीक है। वो बिल ऑफ राइट्स से हमने यूएस से ले लिया, ठीक है, ये वाला जो सिस्टम था। अपार्ट फ्रॉम दैट और क्या है? द सोशलिस्ट रेवोल्यूशन इन रशिया हैड इंस्पायर्ड मेनी। जिन्होंने नहीं देखा है प्लीज मेरा वीडियो चेकआउट कीजिए, सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन, ठीक है, बेस्ट एक्सप्लेनेशन है यूट्यूब पे वो। द सोशलिस्ट रेवोल्यूशन इन रशिया हैड इंस्पायर्ड मेनी इंडियंस टू थिंक ऑफ शेपिंग अ सिस्टम बेस्ड ऑन सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी। सामाजिक इक्वालिटी हो और इकोनॉमिक इक्वालिटी भी लोगों को मिले। ऑलराइट, तो ये सब लेसन्स है जो हमने दूसरे देशों से सीखे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, अब देखिए किस तरीके से हमने शुरू किया। मुझे ये सिंबल जो है ना काफी ड्राइंग लगता था, कितना अच्छा पहले देश था हमारा। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, बर्मा सब था हमारे पास। ये एक सभ्यता थी, इसको हाथी से दिखाया, उनको लगता था कि ये जंगल, इस देश की महिमा बहुत अलग थी साहब। कितने ही मंदिरों की मूर्तियां चोरी हो गई, ये हो गया वो हो गया, पर ये फिर अपने शिखर पे आ रहा है, आप चिंता मत कीजिए।
299 representatives elected for different parts of the country drafted the constitution। ठीक है, अब देखिए भारत का संविधान जो है वो किस तरीके से लिखा गया, उसका प्रोसेस वो आपको बता रहे हैं। पहले तो 299, 300 से एक कम 299 रिप्रेजेंटेटिव्स को भारत के अलग अलग हिस्सों से इलेक्ट किया गया। इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करना शुरू किया। इलेक्शंस टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वे हेल्ड इन जुलाई 1946। जुलाई 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कौन कौन लोग बैठेंगे उसके इलेक्शंस हुए। इट्स फर्स्ट मीटिंग वाज हेल्ड इन दिसंबर 1946। द असेंबली अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन। स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहे हैं, सिर्फ आप पढ़ते रहिए, है ना। 299 रिप्रेजेंटेटिव्स को पूरे देश से इलेक्ट किया गया। ठीक है, अब तय करना था कि संविधान कैसे हम ड्राफ्ट करेंगे। शुरू पहले से हो गया था, ऑफिशियली अब ड्राफ्ट करना कैसे स्टार्ट करेंगे। तो इन्होंने शायद इन 299 लोगों में फिर इलेक्शन करवाया कि ये 299 लोग थोड़ी संविधान लिखेंगे, तो 299 लोगों में फिर इलेक्शन कराया। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए जुलाई 1946 में। इट्स फर्स्ट मीटिंग वॉज हेल्ड इन जुलाई में इलेक्शन कराया, दिसंबर 1946 में पहली मीटिंग की। असेंबली अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 नवंबर। ठीक है, दिसंबर 1946 में पहली मीटिंग हुई। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, और फिर उन्होंने संविधान लिखना शुरू कर दिया। दिसंबर 1946 में संविधान लिखना शुरू किया था और 26 नवंबर 1949 में, करीब 3 साल इनको लगे संविधान लिखने में, पर संविधान को पारित किया गया 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, देखिए कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, मेन चीज सिर्फ आप समझते जाइए। 299 लोग थे जिनको भारत के अलग अलग हिस्सों से चुना गया। उसके बाद भारत की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कौन सी असेंबली? इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए इलेक्शंस हुए। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शंस जुलाई 1946 में हुए थे। जुलाई 1946 में हमने चुन लिए। इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो लोग चुने, इनकी सबसे पहली मीटिंग दिसंबर 1946 में हुई। ठीक है, और दिसंबर 1946 में इनकी पहली मीटिंग हुई। उसके 3 साल बाद ये लोग कामयाब हो गए भारत के लिए एक संविधान बनाने में, जो बन करके रेडी हो गया था नवंबर 1949। प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ईयर याद हो जाएगा। नवंबर 1949। ठीक है, सॉरी नवंबर 19, कौन सा? 26 नवंबर। हमारा रिपब्लिक डे कब आता है? 26 जनवरी। उससे ठीक 2 साल पहले, माफ कीजिए, उससे ठीक 2 महीने पहले 26 नवंबर। नवंबर से 2 महीना जनवरी है ना, दिसंबर जनवरी, तो 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को हमने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना के रेडी कर दिया। शुरू कब किया था? दिसंबर 1946 में। 26 जनवरी 1949 को हमने रेडी कर लिया था। 2 महीने और रुक गए कि हम इसको 26 नवंबर 1949 की जगह 26 जनवरी 1950 को पारित करें। क्यों रुके? क्योंकि 26 नवंबर की डेट नहीं, 26 जनवरी की डेट, 2 महीने बाद की डेट हमारे लिए बहुत ऑस्पिशियस थी। इसके अलग अलग कारण लोग बताते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट कारण यही है कि 26 जनवरी ये वही दिन है जब कांग्रेस ने अपने एक सेशन में ये कहा था कि अब हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। वो दिन जिस दिन कांग्रेस पार्टी ने ये तय कर लिया कि हमें अंग्रेजों के साथ अब कोई समझौता वगैरह नहीं करना है, तुम बस जाओ यहां से, हमें कंप्लीट फ्रीडम चाहिए। वो दिन जिस दिन हमने ठान लिया कि हमें पूरी आजादी चाहिए, उस दिन को ऑनर करने के लिए 2 महीना हमने और वेट किया और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पारित हुआ। और इसीलिए 26 जनवरी को हम हमारे रिपब्लिक डे के तौर पे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, हेंस वी सेलिब्रेट 26 जनवरी एज अ रिपब्लिक डे एवरी डे। क्लियर है यहां तक? अरे हाँ या ना? ठीक है। Why should we accept the constitution made by this assembly more than 6 decades ago? अभी तो 7 डेकेड से ज्यादा हो गया, 70 साल से ज्यादा हो गया ना देश को। अभी आप 75वां आजादी का अमृत महोत्सव। देखिए, एक बात आपके प्रधानमंत्री जी सही बोल रहे थे कि आप उन्हें पसंद करते हो या ना पसंद करते हो, जो बात है उसको देखिए, व्यक्ति को छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए। आप पसंद करते हैं नहीं करते हैं डजंट मैटर्स, पर आप बात समझिए कि ये जो आने वाले कुछ साल हैं और जो अभी हो रहे हैं, अभी का समय और आने वाला जो समय होगा, ये वो समय होगा जो उस जो आपके देश की नींव रखेगा। उस 1000 साल बाद जो भारत होगा उसकी नींव आज रखी जा रही है। तो ये बहुत सुनहरा अवसर है। ठीक है ना, आप इस टाइम पे पैदा हुए हो। अगेन है ना, शुभकामनाएं आपको इसरो के चंद्रयान के लिए भी, और आपको शुभकामनाएं जो हम सूर्य के लिए, जो हम सौर मंडल के लिए जो मिशन भेज रहे हैं उसके लिए भी शुभकामनाएं।
वाई शुड वी एक्सेप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन मेड बाय दिस असेंबली मोर देन 70 साल से ज्यादा समय से पहले क्यों हम उस संविधान को माने? वो तो बहुत पुराना नहीं हो गया होगा सर? देखो, पुराना नहीं हो गया होगा, क्यों? कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट रिफ्लेक्ट द व्यूज ऑफ इट्स मेंबर अलोन, इट एक्सप्रेसेस अ ब्रॉड कंसेंसस। देखिए, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ 299 लोगों ने जो लिख दिया, नहीं। देश के हर तबके का व्यक्ति कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में था। हर किसी के मन की बात, देखो साहब, लोग बदल जाते हैं, भावनाएं नहीं बदलती। समय बदल जाता है, व्यक्ति नहीं बदलते। फिल्में अलग अलग आ जाती है, बट एक बार पता है, एक बार रविंद्र जैन साहब से, जिन्होंने रमानंद सागर जी की रामायण में रविंद्र जैन साहब ने बहुत सारे गीत लिखे हैं, है ना? दो राजवंत दो तेजवंत दो शक्तिमान टकरावे, तीरन से काटे तीरन को, तीरन पे तीर चलावे। जब लक्ष्मण जी और मेघनाथ का युद्ध होता है तब वो गाना लिखते हैं। बहुत सारे गाने रविंद्र जैन, सारे गाने रविंद्र जैन जी ने ही ऑलमोस्ट गाए हैं, ठीक है। उनसे एक बार पूछा गया कि सर, जब वो जीवित थे, रामायण को निकले हुए काफी समय निकल गया था, जीवित थे, उनसे पूछा गया आजकल के संगीत के बारे में आप क्या कहेंगे? उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा था, देखिए, संगीत में तो 7 सुर वही है, आप कुछ भी गाओ, आपको पुराना गाना नहीं पसंद है, आप नया गाना गाओ, कोई भी गाना इन 7 सुरों से परे नहीं है। जैसे आप इंग्लिश में कुछ भी बोलो, इंग्लिश का आप कोई भी सेंटेंस बोलिए, जो 26 अल्फाबेट्स हैं A to Z, वो होंगे ना उसमें। कोई भी ऐसा इंग्लिश का वर्ड आप मुझे बता दीजिए, कोई भी ऐसा इंग्लिश का सेंटेंस बता दीजिए जिसमें 26 वो अक्षर ना होते, अल्फाबेट्स इंग्लिश के ना आते। जैसे उन 26 अल्फाबेट से ही इंग्लिश का हर वर्ड और सेंटेंस बना है, उसी प्रकार कोई भी गाना, उसमें वो 7 सा रे ग म प ध नी सा। अब मेरी आवाज नहीं है तो मैंने तो एक ही टोन में गा दिया, पर सबका टोन है अपना, इन्हीं 7 सुरों से सब कुछ बना है। उसी तरीके से आपका देश आगे बढ़ गया है, 70 साल पुराना आपका, उससे ज्यादा 75 साल से ज्यादा पुराना आपका संविधान है, पर इसको ये मायने रखता है क्या वो पुराना संविधान, वो जूना संविधान आज भी? हाँ, मायने रखता है, क्योंकि देश की सद्भावना है वही है अभी भी, ठीक है। सो इट रिफ्लेक्ट्स अ कंसेंसस। अब यहाँ पे आपको रीजन देंगे। देखिए, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है हूबहू, वाई शुड वी एक्सेप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन? इसको मार्क कर लेते हैं हम, क्या करते हैं, इसको मार्क कर लेते हैं, ठीक है। एग्जाम इंपॉर्टेंट। ये पीपीटी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, अगर आप ले, उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। Why should we accept the constitution made by this assembly more than 6 decades ago? Over the last half a century, several groups have questioned some provisions of the constitution, but no, देखिए, आज तक कई लोगों ने संविधान के कुछ कानूनों को लेकर के अपनी आपत्ति जताई होगी, पर पूरे संविधान को लेकर के किसी ने आपत्ति नहीं जताई। संविधान के कुछ कानूनों पे किसी को प्रॉब्लम होगी, पर पूरा संविधान गलत है ऐसा किसी ने नहीं बोला, ठीक है। संविधान के ऊपर एक भी क्रिटिसिज्म आज तक नहीं हुआ। ये दर्शाता है कि अगर संविधान गलत होता, पुराना हो गया होता, तो इस देश के लोग जरूर कुछ बोलते, पर किसी ने आज तक ये नहीं कहा कि हमारे देश का संविधान गलत है। हाँ, उसमें 1-2 नीतियां गलत होगी, कुछ लोगों को लगता होगा रिजर्वेशन सही है, कुछ लोगों को लगता होगा गलत है, किंतु पूरा संविधान गलत है ये कोई नहीं कहेगा, क्योंकि संविधान में कुछ, अगर आपको गलत चीजें लग भी रही हैं, तो भी बहुत सारी चीजें ऐसे हैं जो संविधान में सही है। तो बीते इन 70-75 सालों में कई लोगों ने संविधान के कुछ गिने चुने नियमों को लेकर आवाज उठाई है, अपनी आपत्ति जताई है, पर पूरे संविधान को लेकर के किसी ने कुछ बुरा नहीं कहा है, ठीक है। दी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिप्रेजेंटेड, देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी जिन्होंने संविधान बनाया, जो कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग असेंबली भी थी, जिसके हेड थे, चेयरपर्सन थे डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, ठीक है। तो जिन भी लोगों का हाथ था संविधान बनाने में, ये लोग हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, मतलब हर तबके के लोग थे, हर धर्म के लोग, साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, हर तरीके के लोग। तो बेसिकली यहाँ पे बताया जा रहा है कि मेंबर्स फ्रॉम ऑल रीजन्स ऑफ द कंट्री, देश के हर कोने से लोग थे। द असेंबली रिप्रेजेंटेड मेंबर्स, ठीक है, द असेंबली रिप्रेजेंटेड मेंबर्स फ्रॉम डिफरेंट लैंग्वेज, ग्रुप्स, कास्ट, क्लासेस, रिलीजन। देखिए, पहला और ये वाले पॉइंट में कनेक्शन है। देखिए, वाई शुड वी एक्सेप्ट, अगर वो क्वेश्चन पूछते हैं 9th फाइनल एग्जामिनेशन में, हमें ये वाई शुड, इजंट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू ओल्ड? Justify. No, the Indian constitution is not too old, because the constitution, the times may change, but the values of the constitutions are still the same.
देखिए भारत का वाई शुड वी एक्सेप्ट अ कॉन्स्टिट्यूशन विच इज सो ओल्ड, तो आप याद कीजिए, तुरंत रिकॉल करने की कोशिश कीजिए आप क्या क्या रिकॉल कर पा रहे हैं। जैसे एक चीज हम रिकॉल कर पा रहे हैं कि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कंसेंसस से बना है, मतलब सब लोगों की सहमति को लेकर बना है। बीते सालों में कई लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ नियमों को लेकर के आपत्ति जताई है, पर पूरे संविधान को लेकर किसी ने आपत्ति नहीं जताई। उसके साथ हमने क्या देखा, सर नहीं याद आ रहा है, कोई बात नहीं, 2 से खुश रहो, और क्या फिर भी सोचते हैं और कुछ याद आ पाएगा, 2 से खुश तो हैं और कुछ है। हाँ सर, वो कॉन्स्टिट्यूशन में हमने ये भी देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन में बनाने वाली जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें भारत के हर कोने से और भारत के समाज के हर तबके से लोग आए थे। बस एब्सोल्युटली ये भी सही है, ठीक है। और तो वही लिखा है, दी असेंबली रिप्रेजेंटेड मेंबर्स फ्रॉम डिफरेंट लैंग्वेजेस, ग्रुप्स, कास्ट, क्लासेस, रिलीजन एंड ऑक्यूपेशंस, हर तरह के लोग थे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर्कड इन अ सिस्टमैटिक, ओपन एंड कंसेंशुअल मैनर। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो एक सिस्टमैटिक तरीके से, कंसेंशुअल मैनर से चल रही थी। ये नहीं कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो बोल दिया वही होगा। हर चीज के ऊपर डिबेट होता था, आइडियाज होते थे, ठीक है, और डिबेट होता था, आइडियाज लोग अपने रखते थे, और इस सब चीज का एक रैशनल रखा गया है, ठीक है। क्या रखा गया है? रैशनल। यानी कि आज भी अगर आप देखना चाहे कि भारत की आजादी के समय किसने क्या कहा था, तो उस सब का रिकॉर्ड, हर एक बातचीत, हर एक डिबेट जो संविधान बनाते वक्त, हर एक तर्क वितर्क जो किया गया, उन सब का बाय डेट रिकॉर्ड रखा गया है। तो रैशनल भी रिकॉर्ड किया गया है। तो सिस्टमैटिक कंसेंशुअल मैनर में सारी चीजें हुई थी, ठीक है। तो ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से आपको कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट करना चाहिए। फर्स्ट, सम बेसिक प्रिंसिपल्स वर डिसाइडेड एंड अग्रीड अपॉन। अब कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोसेस आगे वो आपको बता रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स तय किए गए। देखिए अब हम संविधान लिखना शुरू करेंगे, ये चीजें हैं जो तो होगी, उसके ऊपर अब हम सोचेंगे। तो बेसिक प्रिंसिपल्स के अग्री किया गया। ड्राफ्टिंग कमिटी चेयर्ड बाय डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर प्रिपेयर्ड अ ड्राफ्ट फॉर डिस्कशन। उन्होंने सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन को इन्होंने बनाया, ड्राफ्ट किया, यानी कि बनाया, एक बन तो एक तरीके से पहले से था, ड्राफ्ट किया यानी कि फॉर्मली इन्होंने उसको बनाया, ठीक है। और बनाने के बाद इसको पेश किया गया, जिसके ऊपर फिर बहस हुई, कई राउंड, सेवरल राउंड डिस्कस हुई, क्लॉज बाय क्लॉज डिबेट्स, डिस्कशंस हुई। मोर देन 2000 अमेंडमेंट्स वेर, भाई उस वक्त बहुत था, ये 2000 से ज्यादा अमेंडमेंट्स को कंसिडर किया गया कि ये करे या ना करे, कैसे करे, वैसे करे, ठीक है। द मेंबर्स डेलिब्रेटेड फॉर 114 डेज स्प्रेड ओवर 3 years। 114 दिन 3 साल में, कई महीने में एक बार कुछ डिस्कशन होता था, फिर मेंबर्स को टाइम दिया जाता था इसके बारे में सोचिए। तो 114 दिन 3 सालों में इन्होंने डेलिब्रेट किया, डिस्कस किया, और फाइनली डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग कमेटी को चेयर कर रहे थे, लीड कर रहे थे, उसने कॉन्स्टिट्यूशन का काम पूरा कर दिया। कई स्टूडेंट्स को डाउट होता है, सर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और ड्राफ्टिंग असेंबली अलग अलग थी क्या? हाँ, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने एक रफ कॉन्स्टिट्यूशन बना करके दिया था कि हाँ ये होना चाहिए। उसको सिस्टमैटिक तरीके से ड्राफ्ट करने वाले ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन बाबा साहेब अम्बेडकर थे। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने उस कॉन्स्टिट्यूशन में अपने भी पॉइंट्स डाले, और उसके बाद एक फाइनल स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्टिंग कमेटी ने रेडी किया। आपका संविधान बनना तो बहुत पहले से ही शुरू हो गया था, ठीक है, क्लियर है। तो ये सारी चीजें हैं। रैशनल इज रिकॉर्डेड, जैसा मैंने बताया, असेंबली डिबेट्स का रिकॉर्ड जो है रखा गया है वहां पे। गाइडिंग वैल्यूज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, देखिए कोई भी किताब हो, कोई भी ग्रंथ हो, या कोई भी देश हो, उसमें कुछ उसके गाइडिंग वैल्यूज, कोई मॉरल वैल्यू, जीवन में कुछ आदर्श होने चाहिए। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहता हूं कि आपको अच्छे नंबर स्कोर करने, ये बढ़िया बात है, किंतु उससे बढ़िया बात तब होगी जब आप जीवन में कुछ मूल्य लेकर के चलेंगे। जैसे हो सकता है किसी स्टूडेंट का सिद्धांत हो कि नंबर कम आए तो आए, पर चीटिंग नहीं करूंगा। थोड़ा मोड़ा चलो मैं समझता हूं यार, पर उसको मैं हैबिट नहीं बनाऊंगा। चीटिंग, ये थोड़ा मोड़ा भी नहीं, चीटिंग नहीं करूंगा मैं। कोई स्टूडेंट होगा जिसका सिद्धांत होगा कि नो मैटर व्हाट आई विल गेट अप ऑन टाइम, मैं टाइम पर उठूंगा सवेरे। कोई माँ अगर सामने से बोल रही है, मुझे बातें चुभ रही है, लेकिन पलटकर जवाब नहीं दूंगा। जीवन में माई बाप इसे सिद्धांत बनाइए कि कुछ आदर्श रखिए। आपके संविधान के आदर्श क्या है, जिनको आपका संविधान भी प्रणाम करके चलता है, जिनके ऊपर ही आपका संविधान बेस्ड है। गाइडिंग वैल्यूज क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, वो आप पढ़ोगे। उससे पहले
आप कुछ लोगों का विजन देखोगे। गाइडिंग वैल्यूज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट पेज है, प्रीएम्बल, उसमें जो लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस, ये सब जो रिपब्लिक, ये सब लिखा है, ये सब आपके मूल वो है, की टर्म्स हैं, ये आपकी गाइडिंग वैल्यूज हैं, ठीक है। लिबर्टी, इक्वालिटी, दी फ्रेटर्निटी, ये सारे वर्ड्स कॉन्स्टिट्यूशन की गाइडिंग वैल्यूज है। वो बताने से पहले आपको ये बताया जा रहा है कि आपके देश की आजादी में जिनका बहुत बड़ा योगदान था, वो लोग आपके देश को कैसा बनाना चाहते थे, ठीक है। हम शुरुआत करेंगे नेशनल फादर से, महात्मा गांधी जी से, ठीक है। द ड्रीम एंड द प्रॉमिस, महात्मा गांधी जी का एक सपना था, एक वादा था जो उन्होंने भारत के वासियों को किया था। नॉट अ मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। देखिए, महात्मा गांधी जी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं थे। वो असेंबली जिन्होंने, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, एक ड्राफ्टिंग असेंबली थी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने डिबेट किया और एक ड्राफ्टिंग असेंबली भी थी जिसने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया। महात्मा गांधी दोनों में से किसी भी असेंबली में नहीं थे। असेंबली छोड़िए, महात्मा गांधी जी ने कभी कांग्रेस पार्टी को भी ऑफिशियली ज्वाइन नहीं किया। महात्मा गांधी वो एडवाइजर थे, सपोर्टर थे, कांग्रेस के बहुत बड़े बड़े मूवमेंट्स को ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करते थे, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे। पर महात्मा गांधी जी ऑफिशियली ना तो उन्होंने कभी कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन की, ही वाज नेवर अ ऑफिशियल मेंबर ऑफ कांग्रेस एंड ही वाज नेवर इवन अ मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इन इस मैगजीन यंग इंडिया, ये एक अच्छा क्वेश्चन है जो आपके इस 9th फाइनल में आ सकता है। वो आपसे पूछ सकते हैं कि है ना, महात्मा गांधी जी ने किस मैगजीन की शुरुआत की थी, तो उसमें आंसर होगा यंग इंडिया, जवान भारत, युवा भारत, ठीक है। इन इस मैगजीन यंग इंडिया ही हैड मेंशन्ड, जो उन्होंने अपनी मैगजीन में लिखा था व्हाट ही वांटेड द कॉन्स्टिट्यूशन टू डू, वो यहां पर है, ठीक है। यहां बापू की एक फोटो है और वो क्या सोचते थे कि अब भारत आजाद हो रहा है, इतने सालों के संघर्ष के बाद हमें पहली बार मौका मिल रहा है, इतने दशकों सदियों बाद, कि हम अपने देश को अपने हिसाब से चला सके। तो बापू का इस देश को लेकर के क्या विजन था और वो कैसा देश बनाना चाहते थे, उनकी क्या उम्मीदें थी कॉन्स्टिट्यूशन से, वो आप यहां पर देखेंगे। उससे पहले आप दर्शन कीजिए, आपको दो चीजें याद रखनी है महात्मा गांधी के बारे में। दो फैक्ट्स जो इस चैप्टर से आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट। पहली बात, वो ना तो कांग्रेस पार्टी के मेंबर थे, ना कॉन्स्टिट्यूशन की कॉन्स्टिट्यूएंट या ड्राफ्टिंग असेंबली के। दूसरी बात, महात्मा गांधी, वो कह रहे हैं ना, महात्मा गांधी वाज अ मेंबर या फाउंडेड विच मैगजीन, या महात्मा गांधी वाज एसोसिएटेड विद विच मैगजीन, यंग इंडिया नाम की मैगजीन थी, ठीक है। अब वो कहना क्या चाहते थे ये आपको याद नहीं करना है, ये मैं आपको पढ़ करके उनके विजन का दर्शन कराता हूं। I shall strive for a constitution which will release India from all thraldom and patronage। देखिए, thraldom and patronage दोनों शब्दों का मतलब कुछ कुछ एक जैसा होता है। देखिए, thraldom मतलब जब आपके समाज में बहुत है ना अनइक्वालिटी है। पेट्रनेज भी वही होता है कि जैसे जो राजा का बेटा है वो राजा बन रहा है, राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा। कि जो जमींदार का बेटा है वो तो उसके पेट्रनेज, उसके पिता जमींदार है, वो तो किसी का मतलब वो किसी गरीब ब्राह्मण का धन लूट ले, कोई कुछ नहीं बोलेगा, सब डरते हैं उससे, तो वो नहीं चलेगा। आपके पिता कौन है, आपका पेट्रनेज यानी कि आपके पेरेंट्स कौन है, आपके पिता कौन है, आप कौन सी फैमिली से आते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। सो ही वांटेड टू रिलीज इंडिया फ्रॉम अ सोसाइटी, आई मीन ही वाज स्ट्राइविंग फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच विल रिलीज इंडिया फ्रॉम अ thraldom, from all thraldom and patronage। I shall work for an India in which the poorest shall feel that it is their country in whose making they have an effective voice। मैं बापू, मैं मोहनदास करमचंद गांधी, मैं एक ऐसा भारत देखना चाहता हूं जिसमें जो सबसे गरीब व्यक्ति है वो भी ये मान के चलता है कि ये देश मेरा है, और वो इस बात में उसको डाउट नहीं है, पूरा विश्वास है कि इस देश के हर फैसले में मेरा भी योगदान है, इस देश के निर्माण में मेरा भी योगदान है, ठीक है। और an India in which there shall be no high class and low class of people, an India in which all communities shall live in perfect harmony। कोई ऊंच नीच, कोई जातिवाद कुछ नहीं होगा, सब लोग अच्छे से रहेंगे। यार एक ही देश में रहते हैं, अच्छे से रहते हैं। देखिए, आज आप दुखी हैं, मैं चाहता हूं कि आप भावना के साथ इस पाठ को पढ़िए। आज दुख नहीं है कि आपके देश में, अरे न्यूज खोल के आप देखो, कहीं पे किसी ने किसी पे लाठी चार्ज किया, कहीं ये हुआ, कहीं वो हुआ। लेकिन एक समय ऐसा था जब पूरे देश को प्रताड़ित किया जाता, तो देश यही सोचता था कि हमारी अभिलाषा कुछ नहीं है, नमक रोटी खाएंगे, पर हिंदुस्तान पे हिंदुस्तानी सरकार हो जो हमें समझे, वो अंग्रेजी सरकार नहीं जो हमें अपने जूतों की बूट से ठोकरे मारे। इस देश की आशा यही थी। और वो कहते हैं ना, जब जो सुख चाहते हो वो सुख मिल जाता है तो फिर अब दूसरे सुख की तरफ मन चले जाता है, पर जो प्राप्त हुआ है
उसकी इंपॉर्टेंस को समझिए, उसके महत्व को समझिए माई बाप। ठीक है, उस वक्त सबको यही लगता था कि हाँ यार हम आपस के झगड़े सुलझा लेंगे, अगर अंग्रेज चले गए तो हमें टैक्स नहीं देना पड़ेगा अननेसेसरी, ये सब हम पे कोई लाठी चार्ज नहीं करेगा, हम अपनी आस्था, हमारे मंदिरों की पूजा आराम से कर सकते हैं, हम अपने हिसाब से जीवन जिएंगे, है ना, हमें सरकार से थोड़ा हेल्प मिलेगी, मुआवजा मिलेगा, ठीक है, हमें जेल नहीं जाना पड़ेगा, हमारे बच्चों को जबरदस्ती सेना में भर्ती नहीं किया जाएगा, हम अच्छे से रहेंगे। लोग खुश थे और महात्मा गांधी भी वही चाहते थे, वो भी यही सोचते थे कि हाँ मैं एक ऐसा भारत चाहता हूं जिसमें ऊंच नीच जातिवाद का कोई भेदभाव ना हो, सारी कम्युनिटीज, सारे जाति, सारे दल, सारे धर्म के लोग हार्मनी से यानी कि भाईचारे से रहे। There can be no room in such an India for the curse of untouchability or the curse of the intoxicating drinks and drugs। की जो नया भारत बनेगा इस नए संविधान के बनने के बाद, उस भारत में रत्ती भर भी नहीं, कोई जगह नहीं होगी उस भारत में किसके लिए, छुआछूत के लिए, अनटचेबिलिटी के लिए। अरे सब इंसान ही है। साथ ही साथ वो द कर्स ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स, मदिरा पान हम नहीं करेंगे, ड्रग्स हम नहीं लेंगे, विमेन विल एंजॉय द सेम। यहां पे आप दर्शन कीजिए, बहुत कम नेता होते हैं जो खुल करके बात बोलते हैं कि विमेन विल एंजॉय द सेम राइट्स एज मेन, ये उन्होंने कहा, है ना। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, आई शैल बी सेटिस्फाइड विद नथिंग एल्स। ऐसा नहीं है कि मैंने ये 6-7 डिमांड की है तो आप इनमें से 2-4 पूरी कर दो, या कुछ डिमांड्स थोड़ी सी पूरी हो बाकी पूरी ना हो, नहीं, आई शैल बी सेटिस्फाइड विद नथिंग एल्स, इसके अलावा मैं किसी और चीज से संतुष्ट होने वाला नहीं हूं। तो ये महात्मा गांधी का विजन है। इसकी की हाईलाइट्स क्या है, वो चाहते थे मेन और विमेन को बराबर राइट्स मिले। ड्रग्स जो है, आपके मन में क्या आ रहा है पहला पॉइंट, हो सकता है किसी को पहला पॉइंट याद आ रहा हो, ठीक है, कोई हाई क्लास नहीं होगा, कोई लो क्लास नहीं होगा, गरीब को भी ये लगे कि उसका भी इस देश में योगदान है ना, अनटचेबिलिटी के लिए और ड्रग्स के लिए और ड्रिंकिंग के लिए इस देश में कोई जगह ना हो। ये उनके विजन के बारे में 1-2 चीजें अपने मन में, है ना, 6-7 चीजें दी हैं, उनमें से 1-2 चीजें अपने मन में रख लीजिएगा, ठीक है, ठीक है। उसके अलावा अब डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर, डॉक्टर BR अंबेडकर ने क्या कहा था वो देखते हैं। He dreamed of an India without inequalities. He had a different understanding of how inequalities could be removed. देखिए बाबा साहेब अंबेडकर जो थे, उनका जीवन थोड़ा सा मैं कहूंगा, मेरे शब्दों को ठीक से समझिएगा, उन्होंने जीवन में बहुत संघर्ष देखा है। उनको कैसे स्कूल में पढ़ने नहीं दिया जाता था, फिर भी कैसे कैसे पढ़े, है ना, और बहुत अच्छी डिग्रियां उन्होंने की, बहुत अच्छा। देखो मैंने किसी से एक बार बात सुनी थी, जब स्कूल का मास्टर आपसे भेदभाव करे तो ऐसा बन जाओ कि कल को आप बैठे कि मास्टर भी आपको कुर्सी दे दे। आप समझ रहे हो, डॉक्टर BR अंबेडकर वैसे ही थे। उन्होंने इतनी ज्यादा और इतनी अव्वल दर्जे की पढ़ाई की, इंग्लिश और हिंदी में भी, और मराठी भी बहुत अच्छी बोलते थे, इंग्लिश में भी उनका कम्युनिकेशन इतना फ्लुएंट था, आप उनके पुराने इंटरव्यूज देख सकते हैं। सो ही वाज अ ग्रेट मैन, बट ट्रबल्ड चाइल्डहुड था क्योंकि उनके साथ भेदभाव हुआ था, उन्हें वो समान अवसर नहीं दिए गए, है ना। क्यों? क्योंकि सिर्फ वो पिछड़ी जाति के, उन्हें पिछड़े जाति का माना जाता था। तो ये एक गलत चीज थी जो उन्होंने फेस की, जिसका उन्होंने विरोध किया। आपको क्या याद रखना है, ड्रीम्ड ऑफ एन इंडिया विदाउट इनइक्वालिटीज। अगेन, जिस व्यक्ति ने जाति का भेदभाव इतने नजदीक से देखा है, वो सोचते हैं कि ऐसा भारत हो जिसमें जातिगत भेदभाव ना हो। खैर, आपको क्या याद रखना है, he often bitterly criticized Mahatma Gandhi and his vision. In his concluding speech to the Constituent Assembly, he stated his anxiety very clearly. देखिए BR अंबेडकर जी को डर था हमेशा से कि भारत के बनने के बाद भी, क्योंकि ये जो दलित्स हैं, जो शेड्यूल्ड कास्ट हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब है, जो निम्न जाति के लोग हैं, निम्न कहना शायद गलत होगा, जिनको छोटी जाति का लोग कहा जाता है, ठीक है, उनके साथ भेदभाव कहीं ना हो, क्योंकि ये लोग माइनॉरिटी में है ना। क्योंकि देखिए इन लोगों के साथ भेदभाव हुआ है, इनके साथ और भेदभाव ना हो आगे चल के, है ना। तो उनको इस बात का डर था, इसलिए वो बात कहते हैं 26 जनवरी 1950 वी आर गोइंग टू एंटर लाइफ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस। वो कहते हैं पॉलिटिक्स में इक्वालिटी होगी, सोशल और इकोनॉमिक लाइफ में नहीं होगी, ठीक है। हम पॉलिटिक्स में कहेंगे कि एक वन मैन वन वोट होता है, ठीक है, पर सोशल और इकोनॉमिक वैल्यू में नहीं होगी। बेसिकली उनको कहीं ना कहीं ये डर था कि ऐसा कहीं ना हो, और ऐसा नहीं है कि उन्हें विश्वास नहीं था, उन्हें देश के संविधान पर विश्वास था, पर वो बार बार देश को याद दिलाते थे कि हमें वापस पहले वाली स्थिति में, छुआछूत वाली स्थिति में नहीं जाना है, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, देखो उन्होंने एक स्पीच दी थी, अब मैं इतनी बड़ी स्पीच नहीं पढ़ूंगा, ट्रिस्ट ऑफ डेस्टिनी, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी है, यस, ऑफ नहीं, माफ कीजिएगा, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, यानी कि डेस्टिनी, देखिए जो आपका प्रारब्ध होता है, डेस्टिनी,
लोग कहते हैं कि है ना, अर्जुना वॉज डेस्टाइन्ड टू बी अ ग्रेट आर्चर। अर्जुन के प्रारब्ध में था कि वो एक महान धनुर्धारी बने। डेस्टिनी यानी कि जो आपका भाग्य है, जो होना तय है, उसको डेस्टिनी कहा जाता है, प्रारब्ध कहा जाता है उसको शुद्ध हिंदी में। ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, भारत का अपने डेस्टिनी से, अपने भाग्य से मिलना, ये भारत का भाग्य था, भारत का प्रारब्ध था, ये मुकद्दर था भारत का कि भारत को एक दिन आजाद होना है और ऊंचाइयों के शिखर तक पहुंचना है। ये जवाहरलाल नेहरू जी ने स्पीच दी थी जब पूरी दुनिया सो रही है। ये फेमस स्पीच है, कभी आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे तो वहां पे ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। 9th में संभावना कम है, पर याद रख लीजिए उस स्पीच का क्या नाम था जो जवाहरलाल नेहरू जी ने ऑन द नाइट ऑफ इंडिपेंडेंस, देखिए 15 अगस्त 1947 को हम आजाद हुए, तो 14 अगस्त को, 15 अगस्त से मतलब एक दिन पहले, है ना, 15 अगस्त से आजादी से एक दिन पहले रात को 12 बजे, क्योंकि यही माना जाता है कि 12 बजे के बाद अगला दिन 14 तारीख को रात को 12 बजे के, जैसे 12:01 होगा 15 अगस्त हो जाएगा। तो 14 अगस्त रात को 12 बजे जो स्पीच जवाहरलाल नेहरू जी ने दी, मिडनाइट जो उन्होंने स्पीच दी थी, उस स्पीच का क्या नाम था? तो स्पीच का नाम था ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। ठीक है, फिलॉसफी क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, जिसके ऊपर आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चलता है? एग्जाम्पल के लिए आपकी बुक में जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका दिया गया है। ठीक है, देखिए मैंने आपको बताया, हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का इंस्पिरेशन, हमने कॉपी पेस्ट नहीं किया है, हमने इंस्पिरेशन ली है और उसको अपने कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से डिजाइन किया है। तो हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए इंस्पिरेशन बहुत जगहों से ली। हमने इंस्पिरेशन लिया है अमेरिका से, वहां के बिल ऑफ राइट्स यानी कि फंडामेंटल राइट्स से हमने लिया। हमने इंस्पिरेशन लिया है फ्रेंच रेवोल्यूशन के आइडियाज से, सोशलिज्म, है ना, रशियन रेवोल्यूशन से हमने इंस्पिरेशन लिया कि इन सोसाइटी सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी शुड बी देयर, पॉलिटिकल इक्वालिटी भी होनी चाहिए। तो हमने यूके से, ब्रिटेन से पार्लियामेंट्री स्टाइल ऑफ गवर्नमेंट लिया। तो हमने हर जगह से देखा और हर जगह से अच्छी अच्छी चीजें लेके उसे अपने कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई करके अपने हिसाब से क्रिएट किया। तो इसको कॉपी कभी भी मत कहिएगा, क्योंकि ये तौहीन होगी। आपने किसी चीज को देखा और अपने भारत के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से उसको मॉडिफाई करके आपने सब चीजों को मिला करके क्रिएट किया और अपनी भी वैल्यूज डाली। तो बेसिकली आपने एक बहुत अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन बिगिंस विद अ शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ इट्स बेसिक वैल्यूज, दिस इज कॉल्ड द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन शुरू होता है तो एक पेज शुरू में इंट्रोडक्शन होता है, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन अपनी वैल्यूज के बारे में बताता है। वैल्यूज क्या है मैं आपको बताता हूं। वी द पीपल ऑफ इंडिया, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन ड्रॉन अप। देखिए अब आप क्या करेंगे, चैप्टर के लास्ट पार्ट में जो आपका प्रियम्बल है, उस प्रियम्बल को अब आप स्टडी करेंगे और हर एक शब्द का तो नहीं, पर जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं आपके प्रियम्बल के, उनको आप पढ़ के समझेंगे। देखिए किसी भी संविधान की भावना क्या है ये समझने के लिए उसके प्रियम्बल को देखते हैं, उसका फर्स्ट पेज को, उस कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन क्या है, वो कॉन्स्टिट्यूशन अपने बारे में बताता है कि उसकी बुनियाद क्या है, उसकी गाइडिंग वैल्यूज क्या है उस कॉन्स्टिट्यूशन की। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की गाइडिंग वैल्यूज को आप समझेंगे उसमें मौजूद कीवर्ड से और उसके प्रियम्बल को थोड़ा सा रीड करके। वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, the constitution has been drawn up and enacted by the people through their representatives and not handed down to them by a king or any outside powers। ये जो संविधान है भारत का, इसे भारत के लोगों ने अपने representatives के जरिए बनवाया है। देखिए जो मालिक है वो कभी कोई काम खुद नहीं करता, वो अपने सेवकों से करवाता है। उसी तरीके से इस देश के लोग इस देश के मालिक है, कोई एक व्यक्ति या कोई परिवार नहीं, इस देश के लोग इस देश के मालिक हैं। तो उन्होंने करवाया है, वोट देकर के अपने प्रतिनिधि को चुना और उनके रिप्रेजेंटेटिव से इस देश के संविधान का निर्माण कराया है। ये संविधान किसी राजा ने देश के लोगों को नहीं दिया, देश के लोगों ने स्वयं अपने रिप्रेजेंटेटिव से इस संविधान का निर्माण करवाया है। सॉवरीन, पीपल हैव सुप्रीम राइट। देखिए सॉवरीन का मतलब होता है कि एक्सटर्नल फोर्स का आपके देश में कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है। जैसे आपके देश में कोई घटना हो गई तो बाहर के लोग नहीं बोलेंगे अरे तुमसे नहीं संभल रहा, तुम छोड़ो, हम अपनी पुलिस भेजते हैं वो संभाल लेंगे। नहीं, हमें हमारे देश में, हमारे देश के जो मसले हैं वो हम खुद सुलझा लेंगे। हमें एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस की या आउटसाइड इन्वॉल्वमेंट की जरूरत नहीं है। हम खुद अपने देश पे शासन करेंगे। ये नहीं कि कोई देश दूर से हमारे देश को कंट्रोल कर रहा है, नहीं, इसको सॉवरीन कहते हैं। People have supreme right to make decisions on internal as well as अपने देश के external matters. No external power can dictate the government of India. नहीं, socialist
वेल्थ इज जनरेटेड सोशली एंड शुड बी शेयर्ड इक्वली बाय सोसाइटी। देखिए सोशलिस्ट समाज क्या होता है, अगर आप चाहे तो सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन चैप्टर का वीडियो ऑलरेडी मैं एडुहैब पे अपलोड कर चुका हूं इस साल के हिसाब से, आप क्लास 9 के स्टूडेंट्स उसको चेक कर सकते हैं। सोशलिस्ट यानी कि एक ऐसा समाज जिसमें समाज सुखी हो। समाज सुखी कब होता है, जब समाज के जो रिसोर्सेस हैं, देश का जो पैसा है, वो समाज के काम में बराबर तरीके से उपयोग हो रहा है। इसका यह मतलब नहीं है कि सरकार के पास अगर 100 करोड़ रुपए है तो लोगों में बांट दो, नहीं, वो 100 करोड़ रुपए है तो अच्छी सड़कें बनाओ जिसका इस्तेमाल सब करे, बिजली की व्यवस्था अच्छी करो, पानी की व्यवस्था अच्छी करो, अस्पतालों की व्यवस्था अच्छी करो जिससे हर किसी का बेनिफिट हो। सोशलिस्ट, ठीक है। सेक्युलर, कि आपके पास ये फ्रीडम है, अब जिस धर्म में चाहे, जो भी रिलीजन, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, पारसी, ज़ोरोस्ट्रियन, अरे आप जो रिलीजन चाहे उस रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं। इवन इस बात की भी फ्रीडम भारत का संविधान आपको देता है कि आप नास्तिक बन के रहिए, आप बोलिए मैं आई डोंट फॉलो एनी रिलीजन, दैट इज इवन अलाउड। तो यू आर अ सेक्युलर कंट्री, दैट मीन्स आपके देश में किसी रिलीजन को टॉप प्रायोरिटी नहीं दी गई है। जैसे यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन, वो सेक्युलर कंट्री नहीं है, वहां पे क्रिश्चियनिटी को स्टेटस दिया गया है। पाकिस्तान, वो तो धर्म के नाम पर ही, मजहब के नाम पर ही देश बना, वो सेक्युलर कंट्री नहीं है, वहां पे है ना इस्लाम को अपना नेशनल रिलीजन उन्होंने घोषित किया है। भारत में ऐसा नहीं है, आपके पास फ्रीडम है to preach, profess, propagate any religion and even to not follow any। आप चाहे तो कोई नहीं भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो मैंने यहां पे लिखे हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया, सॉवरीन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, ये सब यहां पे हैं, ठीक है। इसमें वी द पीपल ऑफ इंडिया, सॉवरीन, सोशलिस्ट और सेक्युलर हम देख चुके हैं। अब हम आगे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, इन सब का भी मतलब देखेंगे, ठीक है। की टर्म्स कितने हैं तो देखिए, सॉवरीन एक की टर्म हो गया, वी द पीपल ऑफ इंडिया को की टर्म में काउंट नहीं करते, लेकिन उसका मतलब आपको बताया गया है। सॉवरीन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, 7 दिए गए हैं, ठीक है। उसमें से वी द पीपल ऑफ इंडिया आप देख चुके हैं, सॉवरीन, सोशलिस्ट और सेक्युलर भी देख चुके हैं, ठीक है। अब देखते हैं डेमोक्रेटिक, अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर people enjoy political rights, elect the leaders and hold them accountable. The government is run according to some basic rules। देखिए डेमोक्रेसी की बेसिक स्टेटमेंट आप समझिए एक एक फीचर को। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है यानी कि लोगों के द्वारा बनाई गई। देखिए डेमोक्रेसी को डेमोस क्रेशिया, डेमोस का मतलब होता है पीपल, क्रेशिया मतलब पावर, पीपल का रूल, पीपल के पास जहां पावर है, लोगों के पास, किसी परिवार या किसी धर्म विशेष या किसी जाति के पास नहीं, लोगों के पास पावर है। सो डेमोक्रेटिक, ठीक है, जहां पे लोग गवर्नमेंट को इलेक्ट करते हैं, वेयर पीपल एंजॉय पॉलिटिकल राइट्स, है ना, इको एंड इलेक्ट देयर रूलर्स। पीपल अपने रूलर्स को इलेक्ट करती है एंड होल्ड देम अकाउंटेबल, वही लिखा है ना, एंजॉय इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, इलेक्ट देयर रूलर्स एंड होल्ड देम अकाउंटेबल। अकाउंटेबल का मतलब होता है आंसरेबल। मैं अगर अपने देखिए हम सब मिलकर के, मैं अगर अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन रहा हूं, वो कुछ गलत करेगा, मैं उससे जवाब करूंगा। जैसे मैंने आपको बताया ना कि देश के लोग जो है वो मालिक की तरह है। बड़े आदमी खुद काम थोड़ी करते हैं, वो अपने सेवकों को बोलते हैं, और सेवक का उनका कोई कार्य बुरा लगे, ये ऐसे क्यों किया आपने, ये आपने गलत किया सर, ये ऐसा आपको नहीं करना था, वो अपने सेवक को क्वेश्चन करेंगे, चाहे वो लेडी हो या जेंट्स हो, मेल हो, ठीक है। तो उसी तरीके से पीपल हैव पॉलिटिकल राइट्स, दे इलेक्ट देयर ओन गवर्नमेंट एंड इवन होल्ड देम अकाउंटेबल, उनसे जवाब मांगते रहते हैं उनके डिसीजंस के लिए। रिपब्लिक, द हेड ऑफ द स्टेट इज एन इलेक्टेड पर्सन एंड नॉट अ हेरिडिटरी पोजीशन। देखिए ये रिपब्लिक टर्म हर देश के आगे लगता है, रिपब्लिक ऑफ इंडिया, रिपब्लिक ऑफ चाइना लोग कहते हैं, है ना। रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ कोरिया कोई नहीं कहेगा, क्योंकि नॉर्थ रिपब्लिक किन देशों को कहा जाता है, जिन देशों का जो हेड है, अब वो चाहे प्राइम मिनिस्टर आप उनको कहे, उनको प्रेसिडेंट कहे, उनको चांसलर कहे। जर्मनी में प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट नहीं होता, चांसलर होता है, सेम पावर है, चांसलर होता है। इंडिया में जैसे प्राइम मिनिस्टर पावरफुल है, यूएसए में प्रेसिडेंट पावरफुल है, काम दोनों का एक ही है लगभग, ठीक है, आप समझ रहे हैं। तो आप इस चीज को समझिए कि जिस भी देश का हेड, स्टेट का हेड इलेक्टेड पर्सन नहीं है, वो ऐसा है कि दादाजी थे, फिर पिताजी आए, फिर मैं आ गया, तो रिपब्लिक नहीं है। रिपब्लिक आपका देश तभी बन सकता है जब आपका हेड ऑफ द स्टेट इज एन इलेक्टेड पर्सन, तो रिपब्लिक है। जस्टिस, सिटीजन्स कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन एनी ग्राउंड्स, कास्ट, जेंडर, रिलीजन, किसी भी बेसिस पे भेदभाव नहीं होगा। सोशल इनइक्वालिटीज हैव टू बी रिड्यूस्ड,
गवर्नमेंट शुड वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑल स्पेशली द डिसएडवांटेज ग्रुप्स। देखिए जस्टिस का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि किसी की दुकान आपने जला दी तो आप उसके साथ गलत हुआ उसको न्याय मिले, वो है, लेकिन उससे बढ़कर जस्टिस का मतलब ये होता है किसी के साथ भेदभाव ना हो, कि इन द फर्स्ट प्लेस किसी की दुकान जले ही ना, तो किसी के साथ भेदभाव ना हो, सब लोग समान तरीके से रहे। जस्टिस तभी मिलेगी जब इक्वालिटी होगी, कि सबको बराबर, किसी के साथ भी, कोई अमीर हो गरीब हो, किसी के भी साथ नाइंसाफी हुई है उसको इंसाफ मिलेगा, तो जस्टिस है। सोशल इनइक्वालिटीज हटा दी गई। लिबर्टी, फ्रीडम, आप जो चाहे कर सकते हैं। अब इसका मतलब नहीं कि कुछ भी, पर मोर और लेस काफी है। There are no unreasonable restrictions on the citizens in what they think, how they wish to express their thoughts, and the way they wish to follow up their thoughts in action. Follow up ये 2 बार आ गया है, the way they wish to follow up their thoughts in action. आपको क्या सोचना है, कैसे जीना है, इसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। कोई आपको नहीं कहेगा आप देश के प्रधानमंत्री के बारे में ऐसा कुछ नहीं बोल सकते। आपके पास राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। हाँ, आप किसी के साथ गाली गलौज नहीं कर सकते, एक मर्यादा में रह करके अगर आप किसी को क्रिटिसाइज करना चाहे तो बिल्कुल इस बात की आजादी है। ये कोई नॉर्थ कोरिया नहीं है कि किम जो की तरह आपने अगर बाल भी कटवा लिए तो आपको, सच बता रहा हूं, मजाक के लिए नहीं बता रहा, वहां पे आप नॉर्थ कोरिया में किसी बार्बर, किसी सलून में जाएंगे, बार्बर की दुकान में, तो वो आपको कैटलॉग देगा, ये 3-4 प्रकार के ही बाल हैं जो आप कटवा सकते हैं। कुछ भी अपने मन से नहीं है, एक काम करो यहां से मशीन मार दो, यहां कैंची चला दो, बीच में हरा रंग कर दो और पीछे भूरा कर दो, ये सब नहीं चलता है वहां पे। मतलब थोड़ा भी काफी कल्चरल कंट्री है, कल्चर के साथ जीते हैं वो लोग। तो ऐसा नहीं है कि आप राजा के बारे में कुछ नहीं बोल सकते, आप बोल सकते हैं, राजा तो नहीं है, प्रधानमंत्री के बारे में भी, ठीक है। सो लिबर्टी, ठीक है, आपके पास फ्रीडम है, जो आप चाहे वो कर सकते हैं। सो हमने यहाँ पे डेमोक्रेटिक भी देख लिया, रिपब्लिक भी देख लिया, जस्टिस भी देख लिया, लिबर्टी भी देख लिया। अब इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी देखते हैं। सबसे पहले इक्वालिटी की बात है। All are equal before the law. The traditional social inequalities have to be ended. The government should ensure equal opportunity for all. Equality, सब लोग एक समान है और साथ ही साथ सबको एक समान अवसर भी दिए जा रहे हैं, है ना। Equality, fraternity, और फ्रेटर्निटी के मतलब में कई लोगों को डाउट होता है। देखिए फ्रेटर्निटी का मतलब होता है बंधुत्व, भाईचारा, है ना। भाईचारा आप समझिए, सबको भाईचारे से रहना है। नो वन शुड ट्रीट अ फेलो सिटीजन एज इंफीरियर। किसी को भी ये नहीं सोचना चाहिए ये कमजोर व्यक्ति है, वो आपके परिवार के जन की तरह आप उनको देखो। इसलिए कहा जाता है फ्रेटर्निटी का हिंदी में मतलब होता है बंधुत्व, भाईचारा। ऑल ऑफ अस शुड बिहेव एज इट वी आर मेंबर ऑफ द सेम फैमिली, है ना। एफ से फ्रेटर्निटी, एफ से फैमिली, इस तरीके से आप रिलेट कर सकते हैं। नो वन शुड ट्रीट अ फेलो सिटीजन एज इंफीरियर, ठीक है। तो ये भी आपने देख लिया, फ्रेटर्निटी भी। तो एक तरीके से जितनी की वर्ड्स थे, की टर्म्स थे आपके प्रियम्बल में, जो आपके प्रियम्बल के गाइडिंग वैल्यूज को, आपके कॉन्स्टिट्यूशन की नींव को दर्शाते हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द कॉमा है ना तो थोड़ा पॉज लेंगे, वी द पीपल ऑफ इंडिया, सोवरीन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये सारी चीजें हमने देखी हैं, ठीक है। अब इंस्टीट्यूशनल डिजाइन देखिए, अब आपका मैं कहूंगा 99% चैप्टर खत्म हो गया है। अब आप लास्ट पार्ट में इस चैप्टर के आते हैं जहां पे हम बात करते हैं इंस्टीट्यूशनल डिजाइन की, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स डिड नॉट सी इट एज अ सीक्रेट, स्टैटिक एंड अनऑल्टर्ड लॉ। देखिए इंस्टीट्यूशन यानी कि देखिए एक संविधान तो एक किताब है, बहुत सम्माननीय है पर है एक किताब। इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं? लोकसभा, राज्यसभा, इनको भी पावर दी गई है। संविधान ऐसा नहीं है कि आप इसमें कुछ बदल नहीं सकते। कुछ फंडामेंटल प्रोविजंस जो हैं, जैसे फंडामेंटल राइट्स वगैरह, इन सबको नहीं बदला जा सकता, इनको भी बदलने का प्रावधान होता है। वो मैं अगर आपको बताऊं तो ऐसा है कि लोकसभा, राज्यसभा फंडामेंटल राइट्स चेंज करने के लिए बिल पास करेंगे। उसके बाद आपके देश में टोटल जितने स्टेट्स हैं, आधे से ज्यादा स्टेट्स की लोकल असेंबलीज में, यानी कि राज्यसभा में, उनकी विधानसभा में स्टेट्स की अपनी असेंबली होती है, आधे से ज्यादा स्टेट्स की असेंबली में पास हो जाता है और लोकसभा और राज्यसभा में पास होता है और फिर प्रेसिडेंट साइन करते हैं, तब जाके आप कोई चेंज कर सकते हैं फंडामेंटल राइट्स में, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। तो कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ बहुत बेसिक प्रोविजंस को छोड़ करके आप कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी बदलाव कर सकते हैं, ये पावर दी गई है ना। किसको? इंस्टीट्यूशंस को, लोकसभा को, राज्यसभा को। इसलिए आप दर्शन कीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स डिड नॉट सी इट एज अ सीक्रेट, स्टैटिक एंड अनऑल्टर्ड। नहीं, ये तो देश का धर्म ग्रंथ है, इसमें तुम कुछ नहीं कर सकते, नहीं।
अगर भविष्य में आगे चल के समय बदलता है, नियम आपको बदलने पड़ते हैं तो बदलिए। हमारे ही देश के संविधान में था ना कि 35 और 370 कि जम्मू एंड कश्मीर भारत में बस रहे, वो आप अपना जम्मू एंड कश्मीर, आपको अलग झंडा चाहिए आप अलग झंडा ले लो, आपको अलग संविधान चाहिए आप अलग संविधान ले लो, पर हमारे साथ रहो। अब हमने बोला ये सब नहीं चलेगा। एक देश में 2 संविधान 2 झंडे क्यों? आपको पता नहीं होगा, जम्मू एंड कश्मीर का अलग झंडा चलता था पहले। आप बहुत सौभाग्यशाली हो कि आप किशोर अवस्था में जिस देश में आए हो उस देश में जम्मू कश्मीर की समस्या नहीं है। तो 35 और 370 भी भारत के आर्टिकल्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के, अब वो हटा दिए गए, है ना, और अब उसको इंटीग्रेट कर दिया गया इंडिया के साथ। Therefore, it needs to be amended quite regularly to keep it updated. So they made provisions to incorporate changes from time to time. These changes are called constitutional amendments. देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स की जगह है। वो अमेंडमेंट कौन कर सकता है? लोकसभा, राज्यसभा, केंद्र सरकार की। स्टेट असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन में कोई खास बदलाव नहीं कर सकती। सेंट्रल गवर्नमेंट, मोदी जी, सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है। सिर्फ मोदी जी नहीं, ऑपोजिशन वाले भी आएंगे जो भी लोकसभा में बैठे हैं और राज्यसभा में बैठे हैं। सो दे कैन डू द चेंजेस। कॉन्स्टिट्यूशन गाइड्स, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन अंत में क्या कहता है? कॉन्स्टिट्यूशन लेस डाउन अ प्रोसीजर फॉर चूजिंग पर्सन्स टू गवर्न द कंट्री। एक प्रोसीजर बताता है संविधान, इस प्रोसीजर के जरिए आप अपने देश के नेता को चुन सकते हैं। इट डिफाइंस हु विल हैव हाउ मच पावर, ये भी डिफाइन की गई है। इट पुट्स द सबसे इंपॉर्टेंट, इट पुट्स लिमिट्स टू व्हाट द गवर्नमेंट कैन डू बाय प्रोवाइडिंग सम राइट्स टू द सिटीजंस दैट कैन नॉट बी वायलेटेड। Constitution describes the institutional arrangements in a very legal language. It is very easy to understand. देखिए अंत में वो आपको कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ने इंस्टीट्यूशंस बनाए हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस, प्राइम मिनिस्टर नहीं, प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस इंस्टीट्यूशन है, लोकसभा इंस्टीट्यूशन है, राज्यसभा इंस्टीट्यूशन है, प्रेसिडेंट का ऑफिस इंस्टीट्यूशन है, कलेक्टर का ऑफिस इंस्टीट्यूशन है। कुर्सी इंस्टीट्यूशन होती है, उस पर बैठने वाला व्यक्ति नहीं, ठीक है। इसीलिए प्राइम मिनिस्टर इंस्टीट्यूशन नहीं है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस पीएमओ इंस्टीट्यूशन है। राष्ट्रपति इंस्टीट्यूशन नहीं है, राष्ट्रपति भवन इंस्टीट्यूशन है। हर इंस्टीट्यूशन का कुछ कुछ काम है। तो इंस्टीट्यूशन की पावर क्या है ये स्पेसिफाइड है कॉन्स्टिट्यूशन में। प्लस सिर्फ इंस्टीट्यूशंस की नहीं, जो देश में रहने वाले आम जनता है उनकी भी पावर स्पेसिफाइड है कॉन्स्टिट्यूशन में कि कल को ये भी इंस्टीट्यूशन को क्वेश्चन कर सकते हैं, उस इंस्टीट्यूशन का जो हेड है उसको रिप्लेस कर सकते हैं। आपको नहीं पसंद आता, अगले साल अगर प्रधानमंत्री चुनिए। आप समझ रहे हैं? तो ये सारी चीजें यहां पर होती हैं। तो यही वो आपको लास्ट में बताते हैं। ऑलराइट, यस। तो दोस्तों इसी के साथ आपका चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन यही खत्म होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप ज्ञान के साथ गुण भी सीख करके गए होंगे। आपके समय के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। Download the app now.